Auzubillahiminash-shaytanir-rajim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स को जो कि अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। और आज हम ट्यूसडे है और इस वीक का सेकंड डे है। हम 4 मॉड्यूल्स अब तक अपनी ट्रेनिंग के कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आई होप तमाम पार्टिसिपेंट्स को इन चारों मॉड्यूल्स के हवाले से जो अब तक की डिस्कशंस हुई हैं इनसे यकीनन कुछ सीखने को मिला होगा। और साथ ही इसमें जो आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज थे उन्हें हम साथ साथ एड्रेस कर रहे थे। हमारी कोशिश ये है कि जो भी सवालात हों उनको और जो ऑब्जर्वेशंस हों उनको इंक्लूड करें। आपकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा रहे ताकि हमें और आपको जो है वो एक इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट में सीखने का मौका मिले। और व्हेन आई से कि हमें और आपको सीखने का मौका मिले तो बिल्कुल मैं ये बात सच कह रहा हूँ और ये बात बिल्कुल हक है, हक बजानिब है कि आप हर दफ़ा इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। हर चीज़ में जब आप उसको एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं, दोबारा भी करते हैं, थर्ड टाइम भी करते हैं, तो उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसमें आप एक ही चीज़ को बार-बार अगर उसको गो थ्रू करते हैं, मुख्तलिफ एंगल से उस पे सोचते हैं, जैसे आपके सवालात आते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशंस आती हैं, आपके एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक ही टॉपिक जिसको शायद हमने पहले कभी डिस्कस किया हो मुख्तलिफ एंगल्स के साथ, वो एक नए एंगल के साथ उस पे सोचने का मौका मिलता है। तो इंटरैक्टिव डिस्कशन हमेशा फ़ायदेमंद होती है फॉर बोथ साइड्स। अब तो चूँकि हम 4 अपने मॉड्यूल्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं वेरी ब्रीफली चारों मॉड्यूल्स को जो अब तक हमने कंप्लीट किया है, एक छोटा-सा रिव्यू करने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट में रिव्यू करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो कनेक्ट हो जाते हैं और आगे होने वाली बात के साथ हमारा एक रिदम जो है वो डेवलप हो जाता है, एक सिंक्रोनाइज़ेशन डेवलप हो जाती है और उस कंटिन्यूटी में फिर हम आसानी से नेक्स्ट जो चीज़ें होती हैं, उनकी स्पिरिट को, उनके मकसद को समझ सकते हैं। सो जब हमने ट्रेनिंग शुरू की थी, पहला मॉड्यूल था, उसमें हमने हिस्ट्री पढ़ी थी क्राइसिस नेगोशिएशंस की और वो क्यों पुलिस को दुनिया भर में पढ़ाया और सिखाया जाने लगा और उसकी क्या सिग्निफिकेंस थी पुलिस फोर्सेस के हिसाब से। और फिर उसमें हमने वेस्ट की कुछ एग्जांपल्स की थी, यूनाइटेड स्टेट्स की, यूरोप की, वहाँ होने वाले इंसिडेंट्स, खासतौर पे 1970s में होने वाले इंसिडेंट्स। फिर उसके बाद हमने क्राइसिस की 2 बेसिक टाइप्स हमने क्राइसिस सिचुएशंस की पढ़ी थी। इसमें इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन है और एक्सप्रेसिव सिचुएशन है। इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन जहाँ किसी को यरगमाल बना लिया जाए और यरगमाल बनाने वाला शख्स जो है वो किसी थर्ड पार्टी से, किसी तीसरे शख्स से कोई अपने मुतालबात मनवाना चाहता हो और वो ठोस और वाज़ेह मुतालबात हुआ करते हैं ज़्यादातर और उनमें उस शख्स की जो सब्जेक्ट्स जो होस्टेज हैं उनकी जान को ख़तरा होता है जब तक के मुतालबात मुकम्मल पूरे ना हो जाएँ। एक्सप्रेसिव सिचुएशन में एक जज़्बाती भड़ास निकालना, एक एक्सप्रेसिव वेंटिलेशन होती है, उसमें कोई सब्सटेंटिव डिमांड्स नहीं होती और जो जिस शख्स को गिरफ्त में लिया जाता है, जिसको हब्स बेजा में रखा जाए आप कह सकते हैं, वो एक विक्टिम होता है, उसको नुकसान पहुँचाया जा सकता है। उसकी वजह ये है कि उसका डायरेक्टली कोई ना कोई ताल्लुक हुआ करता है एक्सप्रेसिव सिचुएशन में सब्जेक्ट के या उस सिचुएशन के साथ। फिर इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन और जो एक्सप्रेसिव सिचुएशंस थी उनके कुछ डायनामिक्स हमने डिस्कस किए थे। इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन के अंदर हम हाईली विजिबल पुलिस फोर्स यानी कि पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो ज़रा विजिबल होती है ताकि एक कंटेन भी हो जाए और एक सिचुएशन को कंटेन करने में मदद मिले, सिचुएशन को कंट्रोल करने में मदद मिले और दूसरा एक शो ऑफ फोर्स हो जिससे कि एक थ्रेट बाकी रहे। फिर उसके बाद टाइम बाय करना और एक थका देने वाली बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का मतलब भाव-ताव करना, कुछ लो, कुछ दो वाली पॉलिसी और जो है वो ज़्यादा से कम की तरफ लेके आना डिमांड्स को, ये सब बार्गेनिंग के ज़रिए होता है। तो इनके करने का मकसद ये होता है कि इसमें हम जो है वो सब्जेक्ट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसे रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं और बिलाखिर उससे हमें ये मकसद भी हासिल हो सकता है कि वो सरेंडर कर दे, वो हथियार डाल दे। और इसी के बरक्स हमने एक्सप्रेसिव सिचुएशन की बात की थी, तो एक्सप्रेसिव सिचुएशन में हमने कहा था कि यहाँ जो कन्फ्रंटेटिव यानी जो एक तसादुम वाली पुलिसिंग है या उसकी पॉलिसी है, जिसमें हम ये कहें कि जी तसादुम का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है, एक्सप्रेसिव सिचुएशन में वो डेंजरस हो सकता है। वो इस वजह से डेंजरस हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी बहुत जज़्बाती होता है और उसको जो है वो
इस तरह की जो मुतसादिम रवैया है, तसादुम वाला रवैया जो है वो उसको थ्रेटन कर सकता है, उसको खौफ़ज़दा कर सकता है, उसे इश्तियाल में ला सकता है, जिसकी वजह से वो डिफेंसिव रिस्पॉन्स में चला जाता है। फिर आपका और उसका ट्रस्ट नहीं बन पाता। वो दिफ़ाई पोज़ीशन में चला जाए। देखें, आप किसी को ओपन करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, तो वही आपके साथ खुलकर बातचीत करेगा, अपने मसाइल आपको बताएगा। फिर एक ताल्लुक, एक कनेक्शन, एक रेपो बिल्ड होती है। लेकिन अगर आप किसी को जो है वो डिफेंसिव पोज़ीशन में ले जाएँगे, तो डिफेंसिव पोज़ीशन में इंसान सबसे पहले क्या करता है, अपने आप को क्लोज़ कर लेता है। वो अपने आप को क्लोज़ करने का मतलब ये है कि फिर वो अपना जो जो चीज़ें वो एक्सप्रेस करने जा रहा था, आपसे एक्सप्रेस नहीं करेगा और इसकी वजह से सिचुएशन में कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं होती। इसलिए नॉन थ्रेटनिंग होना चाहिए एक्सप्रेसिव सिचुएशन में आपकी गुफ्तगू को, और एक्टिव लिसनिंग स्किल्स को इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि मुकम्मल तवज्जो के साथ उसकी बात को सुनना, समझना और उसके साथ एक रिलेशन डेवलप करना। और फिर उसके बाद हमने एक्सप्रेसिव सिचुएशंस बताई थी कि इनमें कोई क्लियर गोल नहीं होता, इमोशनैलिटी बहुत ज़्यादा होती है, अपने आप को नुकसान पहुँचाने तक बाज़ औक़ात जो है वो बात चली जाती है, और सब्सटेंटिव यानी कि ठोस डिमांड्स नहीं होती, और जो है वो अपने फ़रार की भी डिमांड्स इवन नहीं होती, क्योंकि उसको अपनी जान की भी परवाह बहुत से केसेस में नहीं होती, या वो जज़्बातियत में अपनी जान की भी परवाह खो बैठता है। उसकी रैशनल थिंकिंग, शऊरी सोच नहीं होती, और उसके बाद गुस्सा और नफ़रत और हक़ारत और इस किस्म के फ्रस्ट्रेशन जैसे जज़्बात जो होते हैं, उनकी रॉ में बहकर वो अक्सर जो सब्जेक्ट होता है वो ये सब अमल कदम उठा रहा होता है। एक्सप्रेसिव सिचुएशन में उन्हें पुलिस से भी कोई आम तौर पे पुलिस के साथ डायरेक्ट कोई उनका कोई डिमांड्स नहीं होती, पुलिस के साथ उनकी कोई डायरेक्ट रिक्वायरमेंट या डायरेक्ट डिमांड नहीं होती। और वो जो अगर अगर वो किसी सिचुएशन, किसी शख्स को होस्टेज बना लिया गया हो, किसी को होल्ड कर लिया गया हो अगेंस्ट देयर विल, तो उसके ऊपर फोकस होता है, वो विक्टिम होता है, और वो विक्टिम जो होता है उसको नुकसान पहुंचने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन भी होती है कि विक्टिम की को नुकसान पहुंचाया जाए, उसकी जान ले ली जाए और उसके बाद सुइसाइड कर ली जाए। ऐसी सिचुएशंस भी एक्सप्रेसिव सिचुएशन में सामने आती हैं। फिर उसके बाद हमने सेकंड अपना जब मॉड्यूल शुरू किया था, जिसमें हम स्ट्रेटजीज़ और टेक्निक्स के ऊपर बात कर रहे थे, जो हमने जिसमें हमने बिहेवियरल कॉन्टिन्यूम की बात की थी, कि जो एक बर्ताव है, रवैया है, तर्ज़ अमल है, उसका एक तसलसल किस तरीके से होता है दोनों सिचुएशंस में, एक्सप्रेसिव में और इंस्ट्रूमेंटल में। इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन में शऊरी सोच होती है, मकसद वाज़ेह होता है और मकसद की तरफ उसका एम होता है सब्जेक्ट का, और उसकी डिमांड्स जो होती हैं वो ठोस होती हैं, जबकि एक्सप्रेसिव सिचुएशन के अंदर एक जज्बाती इज़हार होता है, भड़ास निकालने वाली बात होती है, गुस्सा गुबार निकालने वाली बात होती है। फिर उसके बाद उसमें कोई क्लियर गोल नहीं होता, कोई वाज़ेह मकसद, कोई वाज़ेह डिमांड नहीं होती, और नॉन सब्सटेंटिव और सेंसलेस किस्म की डिमांड्स होती हैं। फिर हमने टाइम के पैसेज की बात की थी, वक़्त गुज़रने के साथ क्या-क्या होता है, तो जज़्बातियत कम होती है, शऊरी सोच बढ़ती है, स्ट्रेस या दबाव कम हो जाता है, फिर सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं। एक्सपेक्टेशंस कम होने के साथ-साथ आपका एक रेपो बिल्ड होना, एक एतमाद और एक ताल्लुक कायम होना, उसका मौका मिलता है। फिर वक़्त गुज़रने के साथ-साथ इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, और इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन ये दोनों चीज़ें जितनी आपके पास ज़्यादा हों, उतना बेहतर जो है वो फ़ैसला साज़ी, उतना बेहतर डिसीजन मेकिंग की जो सूरत होती है वो पैदा होने की उम्मीद बनती है। इसके बाद हमने बिहेवियरल चेंज स्टेयरवे के बारे में बात की थी, एक कॉन्सेप्ट की। अगर जब आप बातचीत करते हैं, ख़ास तौर पे क्राइसिस के अंदर जब आप नेगोशिएशन करते हैं, तो एक्टिव लिसनिंग स्किल्स पहली सीढ़ी है। उसके बाद एम्पैथी, यानी उसको ये एहसास दिलाना कि आप उसकी सिचुएशन को समझ रहे हैं, आप उसकी सिचुएशन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप उसको डिनाई नहीं कर रहे, आप उसको झुठला नहीं रहे, आप उसके बारे में कोई जजमेंटल रिमार्क्स पास नहीं कर रहे, बल्कि कह रहे हैं कि हाँ, तुम परेशान हो, हमें तुम्हारी परेशानी का अंदाज़ा है, और तुम यकीनन बहुत मुसीबत में हो, या तुम यकीनन बहुत मुश्किल वक़्त से गुज़र रहे हो वग़ैरह, इस किस्म के जुमले कह के आप उन्हें एम्पैथी शो करते हैं अपनी। और उसके बाद एक रेपो बिल्ड हो जाती है, एक एतमाद कायम हो जाता है। उसके बाद आप उसे इन्फ्लुएंस करने के काबिल हो जाते हैं, यानी उस पे आपका असर और रसूख पैदा हो जाता है, और असर और रसूख इस हद तक हो जाता है कि जब आप उन्हें कहते हैं कि अपने बिहेवियर को चेंज करें, तो सब्जेक्ट जो बज़ाहिर आपसे मुखालिफ सिमत में है, जो बज़ाहिर आपके शदीद मुखालिफ है, एक दुश्मन वाली कैफ़ियत है कि आप लॉ एनफोर्समेंट हैं, आप पुलिस ऑफ़िसर हैं, और वो सब्जेक्ट जो है वो एक क्राइम कर रहा है, लेकिन वो उसके ऊपर आपका इन्फ्लुएंस इस हद तक पड़ता है कि फिर आपके कहने से वो अपना बिहेवियर चेंज करने पर भी मजबूर हो जाता है। ये बिहेवियरल चेंज स्टेयरवे थी। फिर हमने इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशंस में कुछ स्ट्रेटजीज़ बताई थी, कुछ टेक्निक्स बताई थी कि टाइम के लिए थोड़ा-सा वक़्त गुज़ारने के लिए क्या किया जाए, कि उसमें किस तरह से वक़्त गुज़ारा जाए।
फिर ये कि वक्त गुजारने के साथ साथ जो एक्सपेक्टेशंस हैं सब्जेक्ट की, उसकी जो तवक्कुआत हैं उनको कम किया जाए। जैसे वो इनिशियली समझता है कि वो सब्जेक्ट बहुत पावरफुल है, ज़ाहिर है जो शख्स असलहे के ज़ोर पे लोगों को यरगमाल बना ले और सारी दुनिया को जो है वो एक तरह से अट्रैक्ट कर ले, वो समझता है कि बस अब जो कुछ वो कहेगा वो वैसे का वैसे हो जाएगा। तो वो शुरू में बहुत पावरफुल अपने आप को समझता है, बहुत ताकतवर, और सिचुएशन को कंप्लीटली अपने कंट्रोल में महसूस करता है। लेकिन जब आप डिले करने की टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, वक्त गुजारते हैं, इस वक्त के गुजरने से होता यह है कि उसको अंदाज़ा होना शुरू होता है कि वो कंप्लीटली कंट्रोल में नहीं है इस सिचुएशन के, और वो मुकम्मल तौर पे पावरफुल भी नहीं है। फिर गिव एंड टेक बार्गेनिंग शुरू हो जाती है। आपको वो शुरू करनी चाहिए, गिव एंड टेक बार्गेनिंग, यानी कुछ लो कुछ दो वाली पॉलिसी, जिसमें आप ये कहते हैं कि अगर आपने अपनी बात मनवानी है तो आपको हमारी बात भी माननी पड़ेगी। आपकी फ़लाँ बात हम मान रहे हैं, आप हमारी फ़लाँ बात मानें। आपको प्रायोरिटाइज़ करना है कि आपने कौन-सी चीज़ें उससे मनवानी हैं और उसके बदले आपने कौन-सी चीज़ें माननी हैं। ये एक डेलिकेट बैलेंस होता है जो आपको स्ट्राइक करने की कोशिश करनी होती है। इसी के साथ फिर आपको ऐसी इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशंस के अंदर ही जो है वो ट्रस्ट और रेपो बिल्ड करते हैं, आप एक एतमाद कायम करते हैं, आप एक कनेक्शन उसके साथ बिल्ड करते हैं, और उससे फ़ायदा क्या होता है कि उसके साथ-साथ आप एक एक तरफ आप वो एतमाद कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक हैवी प्रोफ़ाइल में पुलिस शो करते हैं, या कि हैवी फ़ोर्स जो है वो उसका जो शो ऑफ फ़ोर्स है वो कर रहे होते हैं, और उससे ये मकसद होता है बताने का कि पुलिस जो है वो अगर फ़ोर्स यूज़ करने पड़े तो उसके लिए वो तैयार है और उसके लिए विलिंग है, फ़ोर्स यूज़ करने के लिए विलिंग है। कोई चीज़ उसको रोक नहीं रही फ़ोर्स के इस्तेमाल से। और लेकिन साथ ही साथ आप एनकरेज करते हैं, आप उसको जो है वो एप्रिशिएट करते हैं, आप उसे मोटिवेट करते हैं कि भई आप जो है वो अगर पुरअमन तरीके से हथियार डालेंगे तो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। उसमें ज़िंदगी जो है उसके बारे में हमने कहा था कि इंसान की सबसे ज़्यादा जो इंस्टिंक्ट है, सबसे बड़ी इंस्टिंक्ट इंसान की, वो ज़िंदगी, अपनी जान बचाने की, अपने ज़िंदा रहने की इंस्टिंक्ट है। इसको आप ये टूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि भई आपकी जान को बख्श दिया जाएगा अगर आप जो है सरेंडर करेंगे, तो आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं है, इसकी गारंटी दी जाती है। तो अगर वो सुइसाइडल नहीं है तो उसके लिए ये गारंटी मायने रखती है काफ़ी ज़्यादा, और इसकी वजह से बहुत से लोग सरेंडर पे आमादा हो जाते हैं। लेकिन अगर इसी के साथ सिचुएशन आपकी एडवर्स जा रही है और जो है वो आपके काबू नहीं आ रही और जज़्बातियत बढ़ती नज़र आ रही है, तो फिर आपको इंटरवेंशन भी करनी पड़ सकती है, फ़ोर्स का यूज़ भी करना पड़ सकता है। जारहाना एक्शन, जिसे ऑफेंसिव एक्शन या असॉल्ट एक्शन कहते हैं, वो भी आपको लेना पड़ सकता है। फिर एक्सप्रेसिव सिचुएशंस के अंदर जो टेक्निक्स थी उसमें हमने जिस तरह बात की थी कि थ्रेटनिंग नहीं होना, जजमेंटल नहीं होना। जजमेंटल क्या मतलब? जजमेंटल ना होने का मतलब ये है कि देखें, आप शुरू में ही अगर किसी को ये कहें कि भई ये तो तुम बहुत गलत कर रहे हो, या वो अपनी कहानी शुरू करे और आप कहें तुमने काम ही गलत किया था, जैसा तुमने किया था उसका तो यही अंजाम होना था। इस किस्म की जजमेंट्स पास ना करें उसके बारे में, क्योंकि अगर आप इस किस्म की जजमेंट्स पास करेंगे तो वो आपसे ओपनली बात नहीं करेगा। आपको बात सुनने के लिए पहले तहम्मुल से काम लेना होता है। सही गलत जो कुछ भी कह रहा है उसकी बात को सुनेंगे, उसके बाद फिर आप जो है वो, और उसमें नॉन थ्रेटनिंग टोन रखेंगे। आपको धमकी आमेज़ गुफ्तगू बिल्कुल उससे नहीं करनी, धमकियाँ नहीं देनी, बल्कि उसे ओपन अप करना है, उसको उसका इसका एतमाद हासिल करना है आपने। और ये समझने की ज़रूरत भी है कि जो रिस्ट्रेंट है, तहम्मुल है, वो कमज़ोरी हरगिज़ नहीं होता। वो कमज़ोरी हरगिज़ नहीं होता तहम्मुल, बल्कि बहुत ज़्यादा बुर्दबारी की बात है, बहुत ज़्यादा हौसले की बात है, और कमज़ोर लोग तो तहम्मुल का मुज़ाहिरा कर ही नहीं सकते। ये बड़े मज़बूत लोगों का काम है कि वो तहम्मुल का मुज़ाहिरा करते हैं। सो तहम्मुल को कमज़ोरी बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। फिर उसके बाद ये कि आपने जज़्बात को कम करने की कोशिश करनी है, गुस्से को कम करने वाली की कोशिश करनी है, और कोशिश ये करनी है कि सब्जेक्ट जो है वो शऊरी सोच की तरफ वापस आए, बात को समझे, और जब वो बात को समझने लगेगा, जब वो अपने अमल के नतीजे की तरफ सोचने लगेगा, तो उस वक़्त फिर आप उसे ऐसे अल्टरनेटिव्स दें कि जो अल्टरनेटिव्स जो हैं वो नॉन वायलेंट तरीके से, गैर मुतशद्दिद तरीके से, जिसमें तशद्दुद ना हो, जिसमें तसादुम ना हो, ऐसे अल्टरनेटिव्स, ऐसी ऑप्शंस उसे दें, ऐसे रास्ते उसे बताएँ कि भई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इस तरह से आप इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। क्योंकि देखें, बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है, और आपने वैसे भी आम लाइफ में भी ये देखा होगा कि आदमी एक सिचुएशन क्रिएट तो कर लेता है, फिर उससे निकलना उसके अपने बस में भी नहीं होता। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात वो चाह रहा होता है कि वो उस सिचुएशन से निकले, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा होता। तो उसको उस सिचुएशन से निकालने के लिए रास्ते देने पड़ते हैं, और वो बाज़ औक़ात जज़्बाती होता है, तो इस वजह से जज़्बात में और एक बहुत एंग्ज़ायटी के अंदर उसे समझ नहीं आ रही होती बहुत बहुत सारी ऑप्शंस और कौन-सी हैं जो वो इस्तेमाल कर सकता है। तो आप उसे ऑप्शंस दें, तो मुमकिन है कि वो किसी
जो पीसफुल ऑप्शन है, जो पुरअमन ऑप्शन है उसकी तरफ आ जाए और एक मसला जो है वो, एक क्राइसिस जो है वो सॉल्व हो जाए। फिर जो है आपने एक्सप्रेसिव सिचुएशन के अंदर ज़्यादा हाई प्रोफाइल फोर्स नहीं शो करनी होती है, थोड़ा लो प्रोफाइल रहते हुए फोर्स शो करना होता है। इसके बाद फिर ये कि जो हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड हमने शेयर की थी जिसमें हमने बताया था कि सब्जेक्ट क्या महसूस कर रहा है आपके किसी भी अमल के बारे में, वो बहुत अहम है, क्योंकि सब्जेक्ट का अगला कदम जो है वो उसकी परसेप्शन के ऊपर ही बेस्ड होगा। अगर उसकी परसेप्शन ये है कि आप उससे सच बोल रहे हैं, अगर उसकी परसेप्शन ये है कि आप उसका मसला हल करना चाह रहे हैं, अगर उसकी परसेप्शन ये है कि वाक़ई आप उसकी डिमांड्स पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप संजीदा हैं, तो फिर वो आपके साथ कोऑपरेट भी करेगा, फिर वो आपकी बात भी मानेगा। जबकि दूसरी तरफ जो है, अगर आप उसका आपके ऊपर से उसका आप पर ट्रस्ट नहीं होगा, या आपके मुख्तलिफ इक़दामात उसे ऐसे लगेंगे जो आप कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो होगा क्या कि उसके और आपके दरमियान एक ट्रस्ट डेफ़िसिट बन जाएगा, एक गैप आ जाएगा, जिसकी वजह से कभी भी आपको बेहतरीन नताइज हासिल नहीं होंगे, या जो आप मुतवक्के नताइज हैं वो आपको नहीं मिल सकेंगे। लिहाजा आपको ये सोचना है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, सब्जेक्ट इसके बारे में क्या सोच रहा है, या सब्जेक्ट को क्या महसूस हो रहा है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमने ये भी कहा था कि बाज़ औक़ात इनोसेंट मूवमेंट होती है, जैसे हमने कहा आपने ट्रैफ़िक को रोकने के लिए एक मूवमेंट कराई, पुलिस को एकदम एक तरफ भेजा कि जी कॉर्डन लगा दो, लेकिन आपकी एकदम ये सडन मूवमेंट और फ़ोर्स का एकदम एक तरफ दौड़ना और ये सारा कुछ जो है, ये बाज़ औक़ात सब्जेक्ट के ऊपर एक ऐसा मैसेज दे सकता है कि भई यहाँ तो कोई एक्शन होने जा रहा है मेरे खिलाफ। तो इस तरह से आपने नहीं करना, बल्कि बहुत ज़्यादा मुहतात होने की आपको ज़रूरत है। फिर हमने एक बात की थी कि 2 किस्म की अप्रोच है नेगोशिएशंस में, लीनियर और पैरेलल। लीनियर ये कि पहले बातचीत और उसके बाद यूज़ ऑफ फोर्स, वो जो बड़ा क्लियरली यही उसका सीक्वेंस होता है। जबकि पैरेलल अप्रोच, मुतवाज़ी अप्रोच ये है कि उसमें यूज़ ऑफ फोर्स का जो शो करना है या उसके लिए जो एक माहौल बनाना है वो अपनी जगह होता है, और बातचीत जो है वो अपनी जगह चल रही होती है। बातचीत में आप बता रहे होते हैं कि अगर आपने हमसे बातचीत की, अगर आपने हमारी बात मानी, अगर गुफ्तगू के ज़रिए ये मसला हल हुआ, तो आपको उससे ये फ़ायदे होंगे। और साथ ही साथ ये जो फ़ोर्स होती है, ये डेमोंस्ट्रेशन ये बता रही होती है कि अगर आपने सामने सब्जेक्ट को आप ये कह रहे होते हैं कि अगर आपने हमारी बात न मानी, तो उससे ये नुकसानात होंगे। फिर एक ये बताया था हमने कि जो जो आप फ़ोर्स यूज़ कर रहे हैं या जो फ़ोर्स दिखा रहे हैं, आप शो ऑफ फ़ोर्स कर रहे हैं, वो उसको डराने के लिए नहीं है, बल्कि उसे आमादा करने के लिए है। क्योंकि हमने ये एक लाइन इस्तेमाल की थी कि हमने उससे, जो सब्जेक्ट है, उसे मुज़ाकरात पे के ऊपर मजबूर नहीं करना, उसे बेबस करके मुज़ाकरात पे नहीं लाना, बल्कि हमने उसे आमादा करना है, कन्विंस करना है कि वो मुज़ाकरात पे आए। क्यों? क्योंकि ये शख्स अकेला नहीं है, इस शख्स के साथ कुछ लोग हैं जिनकी जानें भी वाबस्ता हैं। कुछ लोग हैं जो जो होस्टेजेस हैं, जो यरगमाली हैं, हमने उनकी ज़िंदगी और उनकी सेफ्टी के बारे में भी सोचना है। अगर सिर्फ़ यही शख्स होता तो शायद पहले ही हम एक्शन कर लेते। लेकिन इसके साथ जो लोग यरगमाली होते हैं, हमने उनकी ज़िंदगियों को भी सोचना होता है, और फिर एक दफ़ा क्राइसिस सिचुएशन बन जाए, आजकल का मीडिया का दौर है, तो इतनी बड़ी हाइप बन जाती है कि फिर इस शख्स की अपनी ज़िंदगी को भी सिक्योर करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अगर इस बारे में भी आप कोई जो है वो गैर मुहतात अंदाज़ करें, अपनाएँ, तो उस पे भी बाद में सवाल उठते हैं कि जी ये जो है वो इस तरह क्यों किया गया, ताकत का बेदरेग इस्तेमाल क्यों किया गया, इसे ज़िंदा गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इसलिए उसकी अपनी सेफ्टी का भी बड़ा ख़्याल हमने करना होता है। उसके बाद फिर हमने नेगोशिएशन टीम के स्ट्रक्चर के बारे में मॉड्यूल 3 के अंदर पढ़ा था, और नेगोशिएशन टीम के स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया था कि 3 नेगोशिएटर्स जो हैं, एक टीम में होते हैं यूजुअली, और मिनिमम 3 की रिक्वायरमेंट हमने बताई, जिसमें एक प्राइमरी है जो बात करता है फ़ोन पे, दूसरा कोच है जो नोट्स लेता है, आगे का रास्ता तय करता है, क्या बात आगे करनी है, वो सिम्ट मुतय्यन करता है। टीम लीडर है जो इस टीम की सुपरविज़न कर रहा है और बाकी टीम्स के साथ कोऑर्डिनेशन भी कर रहा है, और उनके साथ इन्फॉर्मेशन का फ़्लो भी यकीनी बना रहा है। सिचुएशन बोर्ड की हमने बात की थी कि एक सिचुएशन बोर्ड होता है जिसमें सारी सिचुएशन को आप ड्रॉ कर देते हैं, सारे पैरामीटर्स लिख देते हैं, डेवलपमेंट्स लिखते हैं, रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं, प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ लिखते हैं, ताकि इन तमाम चीज़ों से इस सिचुएशन को देखते ही समझना आसान हो जाए। फिर उसके बाद हमने बताया था कि कुछ और लोग भी इसका हिस्सा होते हैं, जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर, सीएनसी का, कि वो कमांडर का प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है। कमांडर कौन होता है? जो ऑन सीन कमांडर होता है, उसी को कमांडर समझा जाता है। उसका वो प्रिंसिपल एडवाइज़र की तरह काम करता है, उसे एडवाइस देता है, उसको असेसमेंट बताता है कि सिचुएशन ग्राउंड पे क्या है, उसके लिए उसकी रहनुमाई करता है कि आगे हमें कौन-सी हिकमत अमली अपनानी चाहिए। और सीएनसी जो है वो टीम के ऑपरेशंस को भी मैनेज करता है और इंटरप्रेट करता है सिग्निफिकेंस को, कि जी आगे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें हमें जो डिसीजन मेकिंग है वो किस तरह करनी चाहिए।
फिर स्वाट जो टीम है, SWAT स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स की टीम जो कमांडो टीम कहलाती है, स्वाट टीम, असॉल्ट टीम, ऑपरेशनल टीम, कहीं QRF कहीं RRF के नाम से वो टीम्स हमारे स्पेशली सिंध पुलिस में मौजूद हैं। तो उस टीम के लिए लाइजॉन बड़ी ज़रूरी है। अगर आप नेगोशिएशंस कर रहे हैं तो जो टीम ऑपरेशन करने जा रही है उसका एक नुमाइंदा, उसका एक राब्ता भी आपके साथ होना चाहिए उसके नुमाइंदे का, ताकि वो जो है वो और आप मिलकर आइज़ और ईयर्स का काम कर सकें, आँखें और कान का काम कर सकें। और आइज़ और ईयर्स की कोऑर्डिनेशन होती है तो ही कम्युनिकेशन मुकम्मल होती है। तो नेगोशिएशन टीम जो है उसके बारे में ये हमने बताया कि इसका एक टैक्टिकल रोल भी होता है। टैक्टिकल रोल का क्या मतलब कि ये प्रैक्टिकली जो एक्शन टीम है, असॉल्ट टीम है, उसकी भी हेल्प कर रही होती है। किस तरह कि ये जो है वो एक टारगेट को या हमारे सब्जेक्ट को कमज़ोर करके, उसे सॉफ्ट करके, उसको बातों में लगा के उसे वल्नरेबल बनाती है, ताकि टैक्टिकल टीम जो है फ़ौरी तौर पर उस पे अटैक करने की ज़रूरत हो तो वो कर सके। फिर डिलीवरीज़ वगैरह, खाना, पानी वगैरह पहुँचाना, उसके अंदर स्वाट टीम को मौका देती है कि वो उससे फ़ायदा उठा सके। फिर उसके बाद उसे अगर कभी अटैक करना है, कभी अचानक एंट्री करनी है, तो सब्जेक्ट को फ़ोन पे बिज़ी कर लेना, ताकि उसकी तवज्जो फ़ोन की तरफ हो और जो एंट्री हो उस पे वो रिस्पॉन्ड ना कर सके, बल्कि वहाँ पर जो है वो उसके ऊपर काबू पाना आसान हो जाए। और उसके बाद जो ग्रुप लीडर को आइडेंटिफाई करना, गैंग के लीडर को आइडेंटिफाई करना, सबसे वायलेंट उनका कौन-सा मेंबर है उसे आइडेंटिफाई करना, ये तमाम काम भी जो है वो नेगोशिएटर एक टैक्टिकल टीम की मदद के लिए कर सकता है। फिर उसे उसके अगर सब्जेक्ट जो है वो किसी अंदरूनी महफूज मकाम पे छुपा हुआ है, उसे वहाँ से बाहर निकाल के लाना। जैसे हम टेलीफोन पे बात करते हैं कि सिग्नल नहीं आ रहे, बाहर आओ, या आपको एक वीडियो दिखाई गई थी कि जी एक औरत को कहा गया कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास है। उसने कहा मुझे यकीन नहीं, तो कहा कि भाई खिड़की में आओ और आकर देख लो। जैसे वो सामने आई तो फ़ौरन जहाँ पर एक वो स्नाइपर मौजूद था जो उसने एम किया हुआ था, उसने फ़ौरन उसका निशाना लिया, टारगेट किया उसको। इस तरीके से उसे उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहर निकाल के ऐसी जगह लाना जहाँ उसे कॉम्प्रोमाइज़िंग पोज़ीशन में लाया जा सके। ये भी असॉल्ट टीम और स्वाट टीम की मदद है जो नेगोशिएटर्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये है कि उसको एक ऐसा तासुर देना सब्जेक्ट को कि आपकी डिमांड मान ली गई हैं। एक फ़ॉल्स विक्ट्री का एक जो झूठी एक फ़तह है, उसका एक फ़तह का एक झूठा एहसास उसको दिलवा देना, क्योंकि उसकी वजह से वो बाज़ औक़ात जो है वो रिलैक्स हो जाता है और उस रिलैक्स होने के मूवमेंट को आप इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर मज़ीद अटैक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया था कि किस तरह नेगोशिएशन ऑपरेशन सेंटर होता है और कमांड पोस्ट होती है, इसमें कौन-कौन से लोग होते हैं। नेगोशिएशन टीम है, रिकॉर्डिंग्स करने वाला बंदा है, इंटेलिजेंस का कोऑर्डिनेशन का एक अफ़सर आपके पास मौजूद है, सिचुएशन बोर्ड लिखने के लिए कोई मौजूद है, क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर मौजूद है, बिहेवियर लोगों की बिहेवियरल प्रोफाइल तमाम उसकी सब्जेक्ट्स की वो नोट कर रहा है, वो भी एक शख्स होता है। टैक्टिकल लाइज़ॉन यानी टैक्टिकल टीम जो ऑपरेशनल टीम है उसका जो राब्ताकार एक अफ़सर आपका बैठा हुआ है और वो ग्राउंड के ऊपर टैक्टिकल टीम से राब्ते में है। इस किस्म की हमने सिचुएशन बताई थी आपको। फिर उसके बाद हमने यूनिफाइड स्ट्रेटजी और रिलेटेड इंडिकेटर्स, ये चौथा मॉड्यूल था जो कल हमने कवर किया था। इसमें हमने कहा था कि यूनिफाइड स्ट्रेटजी यानी कल वाले मॉड्यूल को अब हम ज़रा एक दफ़ा रिपीट कर रहे हैं या रिव्यू कर रहे हैं ब्रीफली बिल्कुल, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए और ये रिवीजन के ज़रिए के साथ साथ रिवीजन भी हो जाए, कॉन्सेप्ट्स भी आपके रिवाइज़ हो जाएँ। और इन तमाम चीज़ों से मुताल्लिक अगर आपके पास कोई सवाल हो तो जैसे हमारा ये रिव्यू कंप्लीट हो, आप अपना वो क्वेश्चन भी हमसे पूछ सकें। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्वेश्चन कोई ज़हन में आया होता है लेकिन वो बाद में ज़हन से निकल जाता है, नोट नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप ये रिव्यू जो है इसको गौर से सुनेंगे तो अक्सर इसमें ऐसा होता है कि जब चीज़ें रिव्यू हो रही होती हैं या उनका दोबारा ज़िक्र हो रहा होता है तो वही क्वेश्चन हमें याद आ जाता है कि हमने इस मौके पे ये मसला हमारे ज़हन में आया था या ये क्वेश्चन आया था। तो जब वो दोबारा ज़हन में आ जाए आपको तो आप उसे आसानी से पूछ सकते हैं और वो एक आपके लिए लर्निंग का एक अपॉर्च्युनिटी बन सकती है। इसलिए रिवीजन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रा गौर से सुना करें और अपने कॉन्सेप्ट्स को इसमें क्लियर करने की कोशिश किया करें। फिर हमने बात की थी कल यूनिफाइड स्ट्रेटजी की। यूनिफाइड स्ट्रेटजी जो है मुत्तहिद हिकमत अमली, इसका क्या मतलब है कि पुलिस के जितने भी यूनिट्स हैं, पुलिस की जितनी भी टीम्स हैं, जितने भी अहलकार और अफसरान हैं, वो तमाम एक ही जैसा मैसेज कन्वे कर रहे हों। अगर हम जो है वो बात कर रहे हैं नेगोशिएटर्स जो है वो बात कर रहे हैं पुरअमन तरीके से मसले को हल करने की, तो फिर नॉन थ्रेटनिंग ही होना चाहिए तमाम का रवैया, उनकी मूवमेंट्स, उनका अंदाज़, उनकी बॉडी लैंग्वेज। अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज थ्रेटनिंग होगी और अगर वो धमकाने वाली होगी, अगर वो परेशान करने वाली होगी, तो ये एक डेंजरस चीज़ होगी।
और एक तरफ मैसेज जा रहा होगा आप बातचीत के ज़रिए मसला हल करना चाह रहे हैं, फ़ोर्स यूज़ नहीं करना चाह रहे, दूसरी तरफ जो है वो फ़ोर्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है या फ़ोर्स बहुत ज़्यादा गहमा-गहमी नज़र आ रही है, एक्शन की तैयारी नज़र आ रही है, किसी ऑपरेशन की तैयारी नज़र आ रही है, तो ये एक दूसरे को निगेट करने वाली बात होगी, यूनिफाइड स्ट्रैटेजी नहीं होगी। यूनिफाइड स्ट्रैटेजी जब होगी जब तमाम एक जैसा मैसेज कन्वे कर रहे हों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जब आप यूनिफाइड स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं, तो जो कुछ आप कह रहे होते हैं उसका उसी तरह का असर सब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा होता है। फिर हमने यूनिफाइड स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बताया था कि जो ऑन सीन कमांडर है, मौके के ऊपर मौजूद कमांडर, वो तमाम टीम लीडर्स को इकट्ठा करे, फ्रीक्वेंटली बार-बार इकट्ठा करे मुख्तलिफ वक़्फ़ों से, और उनको जो अपना जो कॉन्सेप्ट है, जो उस वक़्त तक के हालात हैं, जो आगे बढ़ने वाले हमारे स्ट्रैटेजी है, वो उनके साथ शेयर करे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उन्हें एक पेज के ऊपर लेके आए। जब तमाम लोग एक पेज पे होंगे, तो फिर वो जो एक दूसरे से यूनिफाइड स्ट्रैटेजी के ज़रिए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है, एक दूसरे को हेल्प आउट करना है, उसके चांसेस बेहतर हो जाएंगे। अगर इनके अपने दरमियान कम्युनिकेशन गैप्स हो, अगर हमारी अपनी टीम्स के दरमियान कम्युनिकेशन गैप हो, तो ये प्रॉब्लम बन जाती है हमारे लिए। फिर इसमें हमने ये बात की थी कि क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जिन पे बहुत ज़्यादा क्लोज कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है स्वाट टीम और नेगोशिएटर्स के दरमियान। उसमें हमने कहा कि जो खाना पानी वगैरह, दवाइयाँ पहुँचाना, डिलीवरीज़ का टाइम, इसी तरीके से रिलीज़ करने का कि जो लोग जो हैं उन्हें रिहा किया जा रहा हो उसका टाइम, और सरेंडर यानी कि असलहा फेंक के या हथियार डाल के अगर वो अपने आप को कानून के हवाले कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, और ये अल्टीमेट हमारा सक्सेस होता है नेगोशिएशंस टीम का। तो ये मूवमेंट्स बड़े क्रिटिकल होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होनी ज़रूरी है। और टाइम की सिंक्रोनाइज़ेशन होनी बहुत ज़रूरी है। एक ही टाइम के साथ चीज़ें हो रही हों। मैंने कहा था कि ऑपरेशन से पहले हम घड़ियाँ भी मिलाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दोनों टीम्स की आपस में जो अगर अगर वो क्लॉक का डिफ़रेंस है, अगर टाइम का डिफ़रेंस है, 5 मिनट का भी डिफ़रेंस है, लेट्स से 2 मिनट का भी डिफ़रेंस है, तो ये बड़ा डिफ़रेंस है। क्योंकि जब ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, तो 1-1 मिनट बल्कि सेकंड्स भी कीमती होते हैं, और चंद सेकंड्स के फ़र्क से जो है वो सिचुएशन ख़राब हो जाती है। मैंने एक मिसाल इसमें दी थी एक मर्तबा कि हमारे हम लोग जब ट्रेनिंग कर रहे थे, तो ट्रेनिंग में एक मरतबा हमें मॉक एक्सरसाइज करवाई गई, और मॉक एक्सरसाइज ये थी कि जी एक जगह कुछ लोगों को यरगमाल बना, बिल्कुल इसी तरीके से था कि कहीं के एक जगह पर कुछ दहशतगर्द घुस गए हैं और उन्होंने कुछ लोगों को यरगमाल बना लिया है, और वहाँ पर जाना है और उस सिचुएशन का अंदाज़ा करना है, उसके बाद फिर उन पे असॉल्ट करनी है। वहाँ पर हमारे कुछ साथी गए, उस सिचुएशन का अंदाज़ा किया, वापस आए, वापस आकर सबको बताया, फिर उसके बाद उस जगह को कॉर्डन कर लिया गया। कॉर्डन करने के बाद फिर जो कमांडर था उसने जो है जो नेगोशिएटर था उसने बातचीत शुरू की माइक्रोफ़ोन के ज़रिए, मेगाफ़ोन के ज़रिए, और कहा कि हथियार डाल दो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। उन्होंने हथियार डालने से गुरेज़ किया। फिर उसके बाद उन्हें कहा गया कि 5 तक गिनती गिनी जाएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, कल आप बात कर रहे थे कि जी जो बड़ी सही आपने एक अच्छी बात कही थी कि एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए, डेमोन्स्ट्रेशंस के ज़रिए चीज़ें समझाएँ, तस्वीरों के और मिसालों के ज़रिए समझाएँ तो वो याद रह जाती हैं। तो ये मिसाल मुझे खुद भी आज तक नहीं भूलती, साल-साल गुज़र गए कि हमने जो है वो उनको कहा कि हमारे कमांडर ने, वो नेगोशिएटर ने उनको कहा कमांडर के कहने पे कि 5 तक गिनती गिनेंगे और उसके बाद जो है वो हम हमला कर देंगे। मकसद ये था कि 5 तक गिनती के दौरान जो है आप सरेंडर कर दें, हथियार डाल दें, बाहर निकल आएँ। तो वो गिनती गिनना शुरू की, वो 1 2 और यहाँ से 3 कहा गया, और उधर से दूसरी साइड हमारे किसी साथी ने फायर कर दिया। आपको पता है ऑपरेशंस में जो फायर होते हैं वो एम्प्टी बुलेट्स होती हैं, वो लाइव बुलेट्स नहीं होती, लेकिन बहरहाल फायर की आवाज़ तो होती है। तो बस वो एक फायर पहला होने की देर होती है, फिर तो फायरिंग शुरू हो जाती है, फिर तो कहीं से कोई कंट्रोल होता नहीं। तो ये जो सिंक्रोनाइज़ेशन का ना होना था, इसने बड़ा नुकसान वहाँ पर किया, और हमारा ऑपरेशन जो था वो तकरीबन फ़ेल होते-होते बचा। किसी न किसी तरीके से ख़ैर उसे कवर किया गया, लेकिन उसमें बड़ा हमें नुकसान उठाना पड़ा, सिर्फ़ इस वजह से कि हमने 5 तक गिनने का कहा था, लेकिन वो सिंक्रोनाइज़ेशन एक दूसरे से टाइमिंग की नहीं थी, या कम्युनिकेशन गैप था, जिसकी वजह से वो 5 को 3 समझा, और यहाँ 3 कहा गया, वहाँ उसने फायर शुरू कर दिया, जबकि 5 तक गिनने की बात हुई थी। तो वो जो टाइमिंग थी वो सिर्फ़ चंद सेकंड्स के फ़र्क की वजह से उसने हमें नुकसान करवाया। तो इस तरीके से टाइमिंग की कोऑर्डिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इसका बड़ा ख़्याल रखना चाहिए। उसके बाद फिर हमने बात की थी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से, जब बात मुकम्मल करके फिर हमने कहा ऐसे अलामात कौन से हैं, ऐसे इशारे कौन से हैं जिनसे आपको लगे कि नेगोशिएशन सही सिमत में जा रही है और आगे बढ़ रही है। इसमें हमने कहा था कि मज़ीद लोग इंजर्ड ना हों, मज़ीद लोगों को नुकसान ना पहुँचे, ज़ख्म ना पहुँचे, चोटें ना पहुँचें,
थ्रेटनिंग टोन या वायलेंट लैंग्वेज जो होती है, बहुत ही ज़्यादा तशद्दुद वाली ज़बान होती है, तसादुम वाली ज़बान होती है, धमकियामेज़ गुफ्तगू होती है, वो अगर कम हो जाए, यानी पहले आप बात कर रहे हो तो हर जुमले में आपको धमकी सुनने को मिल रही हो, हर जुमले में तशद्दुद का ज़िक्र हो, मार दूँगा, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, और बाद में जो आप बातचीत करने के बाद एक ऐसे मकाम पर आ जाएँ जहाँ ये जो तशद्दुद वाली बातें थी, धमकी वाली बातें थी, ये कम हो जाएँ, तो आप समझें कि आपकी नेगोशिएशंस सही रुख में जा रही है, आपका नेगोशिएशन अच्छी तरह प्रोग्रेस कर रही है। फिर इसी तरीके से जो इमोशंस कम है, जज़्बातियत कम हो, शऊरी सोच बढ़ जाए, ये बड़ा अच्छा निशानी है। इससे पता चलता है कि नेगोशिएशन सही सिम्त में जा रही है। डेडलाइन्स पास होना शुरू हो जाएँ। डेडलाइन यानी कि अगर कहा गया कि जी 10 बजे तक ये काम हो जाना चाहिए, 10 बजे तक अगर ये नहीं हुआ तो मैं जो है वो मग़वी जो है उसकी जान ले लूँगा। और 10 बज गए और साढ़े 10 बज गए और 11 बज गए, वक़्त गुज़र गया लेकिन मग़वी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया, तो ये भी आपको एक पॉज़िटिव साइन दे बता रहा है कि नेगोशिएशंस कामयाब हो रही हैं और वो डेडलाइन को पास करवा रही हैं। फिर उसके बाद बार्गेनिंग के ऊपर अगर विलिंगनेस शो करें सब्जेक्ट कि ठीक है, मैं बातचीत पे राज़ी हूँ, मैं कुछ लोगों की पॉलिसी पे राज़ी हूँ, फिर वो डिमांड्स अपनी कम करना शुरू करें, तो ये बहुत पॉज़िटिव इंडिकेटर होता है। इसी तरीके से अगर वो यरग़मालियों में से अगर कई यरग़मालियों उनमें से किसी 1-2 को भी वो छोड़ने पे राज़ी हो जाए, ये बड़ा पॉज़िटिव इंडिकेटर है। चाहे उसका रीज़न आपने ये बताया हो कि जी ये कोई बुज़ुर्ग है या कोई बीमार है या कोई बच्चा है, कोई खातून है, उसे पहले छोड़ दो। लेकिन अगर वो इस पे भी राज़ी हो जाता है तो ये एक पॉज़िटिव इंडिकेटर है कि आपकी नेगोशिएशंस कामयाबी की तरफ जा रही है। फिर आपका नेगोशिएटर के साथ एक रैपो बिल्ड हो जाए, एक ताल्लुक़ एतमाद कायम हो जाए, फिर सरेंडर के बारे में गुफ्तगू हो, हथियार डालने के बारे में गुफ्तगू हो, तो ये बहुत अच्छे पॉज़िटिव बात है। और इसी तरीके से होस्टेजेस की वेलफेयर के हवाले से बात हो, क्योंकि होस्टेजेस की तो उसे ज़िंदगी की परवाह नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उसे परवाह है या वो परवाह करने का इज़हार कर रहा है, होस्टेजेस के हवाले से आप जब वेलफेयर की बात करते हैं या उनकी सलामती की बात करते हैं, तो वो अगर पॉज़िटिव आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, तो ये बड़ा ही अच्छा एक पहलू है, जिससे पता चलता है कि आपकी नेगोशिएशन सही सिम्त में जा रही हैं। फिर जहाँ हमने सही सिम्त में नेगोशिएशंस बढ़ने की बात की थी, वहाँ हमने ये भी कहा था कि ऐसे कौन-सी अलामात हैं, जिनसे पता चले कि नेगोशिएशन जो हैं, वो फ़ेल भी हो सकती हैं या हमें जो है वो हमारे मुज़ाकरात नाकाम भी हो सकते हैं। यानी हाई रिस्क इंडिकेटर्स कौन-से हैं, इंतहाई ख़तरे की अलामात कौन-सी हैं। मसलन पॉज़िटिव इंडिकेटर्स जो थे, वो आना बंद हो जाएँ। पॉज़िटिव इंडिकेटर्स जो सारे मैंने अभी गिनाए, वो अगर आना बंद हो जाएँ, उनमें से कोई पॉज़िटिव इंडिकेटर ना आए और उसके साथ जो है जज़्बातियत बढ़ रही हो, पुरतशद्दुद ज़बान बढ़ रही हो, ठीक है? और थ्रेट्स बढ़ रहे हों, और ना सिर्फ़ ये कि थ्रेट और धमकी दी जा रही है, बल्कि उस पे अमल भी किया जा रहा है और विक्टिम्स या को जो है वो नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उनको चोटें पहुँचाई जा रही हैं, उन पे तशद्दुद किया जा रहा है, तो ये हाई रिस्क इंडिकेटर है। इसका मतलब है कि सिचुएशन जो है वो बहुत हसास हो चुकी है और खदशात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और फिर एस्केप की कोई डिमांड ना की जा रही हो, कोई सब्सटेंटिव कोई ख़ास डिमांड ही ना की जा रही हो, कोई मुतालबात ना हो, और ख़ास तौर पे एस्केप करने के हवाले से, फ़रार के हवाले से कोई रास्ता नहीं मांगा जा रहा, कोई सवारी नहीं मांगी जा रही, कोई मुतालबा, कोई तकाज़ा नहीं किया जा रहा, तो ये परेशान-कुन बात है, क्योंकि इससे फिर हमें जो है सुइसाइडल टेंडेंसी के क्लू मिलना शुरू होते हैं, यानी कि खुदकुश जो एक बर्ताव है, एक रवैया है, तो खुदकुश जो रवैया है वो बड़ा डेंजरस है, क्योंकि हम कल भी ये बात कर रहे थे कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी बचाने में इंटरेस्टेड है, तमाम डिमांड्स भी उसकी सीरियसली वो फ़ॉलो कर रहा है, अपनी डिमांड्स के लिए वो बड़ा सख्त कदम उठा सकता है, लेकिन वो डिमांड्स जो हैं वो इतनी संगीन वैल्यू नहीं रखती जितनी उसकी अपनी जान उसके लिए वैल्यू रखती है, इंसान के लिए। वो डिमांड्स तो शायद वक्त आए तो वो छोड़ सकता है, उन पे बार्गेन कर सकता है, लेकिन अपनी जान के बारे में कोई बार्गेन नहीं करता, अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई बार्गेन नहीं करता, माँ सिवाय उन लोगों के जो सुइसाइडल टेंडेंसी के साथ आते हैं, जो खुदकुश रवैया लेकर आते हैं, क्योंकि उनका फिर बहुत मुश्किल होता है कि उन्हें कवर किया जा सके, उनके लिए कोई आसान रास्ता नहीं होता, बल्कि उन्हें रास्ते से हटाना ही या उनको कैपेसिटेट करना, उनको न्यूट्रलाइज़ करना ही एक सूरत बनती है। फिर इसके बाद हमने कहा था कि आखिरी स्लाइड में बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमने कही थी कि अगर कोई मुज़ाकराती टीम मुज़ाकरात करती है और मुज़ाकरात करने के बाद फिर एक्शन करना पड़ता है, ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है, यूज़ ऑफ फ़ोर्स करना पड़ता है, तो ये यूज़ ऑफ फ़ोर्स जो है, ये टैक्टिकल रेज़ोल्यूशन जो है, इसका ये मतलब नहीं है कि मुज़ाकरात फ़ेल हो गए। अगर यूज़ ऑफ फ़ोर्स करना पड़ रहा है, मुज़ाकरात के बावजूद, मुज़ाकरात के बाद, तो इसका ये मतलब नहीं कि मुज़ाकरात
फेल हो गए। इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात फेल नहीं हुए बल्कि मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। उसकी वजह ये है कि कामयाबी के और भी कई पैमाने हैं जिनसे मुज़ाकरात की कामयाबी को व्यू किया जाएगा। जिनमें से एक ये है कि सबसे पहले आपने ज़बानी गुफ्तगू के ज़रिए वर्बल कंटेनमेंट के ज़रिए सिचुएशन को मज़ीद ख़राब होने से रोका। फिर दूसरा आपने लॉ एनफोर्समेंट के लोगों को डेंजरस तरीके से दाखिल होने से रोका, ठीक है? उनको डेंजरस दाखिल होने पे मजबूर नहीं होना पड़ा क्योंकि आपने बातचीत के ज़रिए सिचुएशन को सँभाल लिया था और उन्हें अपनी तैयारी का मौका मिल गया। जो आपकी कमांडो टीम थी, असॉल्ट टीम थी, उन्हें तैयारी का मौका मिल गया। इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने का मौका मिल गया। फिर टाइम आपने हासिल कर लिया ताकि मज़ीद जो है वो मालूमात भी हासिल की जाएँ और साथ-साथ जो रिसोर्सेज़ एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि देखें सब रिसोर्सेज़ मौके पर मौजूद नहीं होते। अक्सर आपने थानों में जिन्होंने नौकरी की है और ख़ास तौर पे जो रेगुलर थाने हैं और उससे भी ज़्यादा जो बिज़ी एरियाज़ में थाने हैं, जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस आए दिन बनती रहती हैं, वहाँ पर बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे जाते हैं, तो उस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हमारा मकसद सिर्फ़ ये होता है कि वहाँ पहुँच के थोड़ा-सा रोकें और पीछे से मज़ीद नफ़री आ जाए, उसके बाद एक्शन शुरू करेंगे। उस वक़्त तक हमें सिर्फ़ उस सिचुएशन को सँभालना होता है, मज़ीद ख़राब नहीं होने देना होता। तो इसलिए बहुत सी दफ़ा ये बात होती है कि जी नेगोशिएशंस का भी ये काम होता है कि सिचुएशन को सँभालना है, मज़ीद ख़राब नहीं होने देना, टिल द टाइम के पीछे कोई एक्स्ट्रा फ़ोर्स आ जाए, एक्स्ट्रा आपको मदद पहुँच जाए और उसके बाद आप एक्शन करें। तो ये भी एक बहुत एक उसकी कामयाबी का एक मयार है नेगोशिएशंस का। और फिर मज़ीद अगर जानी नुकसान को रोक लेते हैं आप। अगर मिसाल के तौर पे कोई जानी नुकसान हुआ सबसे पहले खुदा न ख़ास्ता कहीं कोई जो है किडनैपर्स दाखिल हो गए, सब्जेक्ट्स दाखिल हो गए, उन्होंने लोगों को यरग़माल बनाया और एक-एक करके लोगों को मारना शुरू किया। खुदा न ख़ास्ता इस तरह की सिचुएशन होती है और आप नेगोशिएटर के तौर पे वहाँ जाते हैं। तो अगर आपकी नेगोशिएशन से वो मज़ीद लोगों की जान लेने से रुक जाते हैं, मज़ीद लोगों की जान जाने से बच जाती है, तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि आपने फ़र्दर लॉस ऑफ लाइफ़ तो कम से कम रोक लिया। जब तक आप पहुँचे नहीं थे, जब तक तो कुछ लोग थे जिनकी ज़िंदगियों को नुकसान पहुँच चुका था। लेकिन जब आप पहुँच गए, जब आप वहाँ पर आ गए, जब आपने नेगोशिएशन स्टार्ट कर ली, जब आपने एज़ ए नेगोशिएटर एफ़र्ट शुरू कर दी, तो आपकी इस एफ़र्ट की वज़ह से मज़ीद लोगों की जानें नहीं गईं। फ़र्दर लॉस ऑफ लाइफ़ नहीं हुआ, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट भी नेगोशिएटर्स की अचीवमेंट समझी जाएगी, नेगोशिएशन का सक्सेस समझी जाएगी और इसीलिए ये कहा हमने कि अगर नेगोशिएशंस जो हैं उनके बाद एक्शन करना पड़ता है, यूज़ ऑफ फ़ोर्स करना पड़ता है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम बस इस बात की वजह से ये कह दें कि नेगोशिएशंस फ़ेल हो गई। सो ये हमारा 4 मॉड्यूल्स का एक बहुत ब्रीफ सा रिव्यू था। इस रिव्यू के 2 मकासद होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, एक तो ये कि आपको आइडियाज़ रिफ्रेश हो जाते हैं और दूसरा इनसे मुताल्लिक आप दरमियान में होता ही है कि मॉड्यूल चल रहा होता है, आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है, लेकिन वो क्वेश्चन आप उस वक़्त नहीं कर पाते, वक़्त गुज़र जाता है, आपके ज़हन में कोई क्वेरी, कोई ऑब्ज़र्वेशन होती है। तो ये जब हम रिव्यू करते हैं तो वो ऑब्ज़र्वेशन, वो क्वेरी आपकी रिफ्रेश हो जाती है, आप दोबारा वो सवाल ज़हन में आ जाता है। आप उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई आइडिया दे सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं। तो वी आर ओपन और हमेशा दरमियान में भी आप हमें पूछ सकते हैं, एंड में भी आप कर सकते हैं, सेशन के शुरू में भी आप सवाल कर सकते हैं। हैंड रेज़ किया है शबाना ने। जी, फरमाइए शबाना। सर, ये सवाल मेरे ज़हन में बीच में भी आया था, लेकिन आपकी वाली बात सर मैं भूल गई थी, लेकिन अभी डायरी नोट किया तो और रिपीट से मुझे याद आ गया। सर, ये सारे जो जैसे ही एक मिसाल के तौर पे मैं एक खुदा ना ख़ास्ता स्कूल में जैसे हो जाते हैं, हाईजैक कर लिया, ठीक है? कुछ लोग अंदर बैठ गए। तो जिस तरह जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, इस तरह आजकल हमसे भी पहले शायद मीडिया पे चली जाती है। तो सर, मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। और फिर जो मुज़ाकरात करें, जितना टाइम डिले करें, जब तक हम अपनी एक्टिविटी करें, प्लान करते हैं, ये सारा कुछ करें, तो सर हम मीडिया को किस तरह रोक सकते हैं और किस तरह से उन चीज़ों को जो है ना नहीं दिखा सकते, जो कुछ ज़ाहिर है कुछ सीक्रेट्स होते हैं हमारे, तो वो शो नहीं करने होते हैं, कुछ मुज़ाकरात की बातें शेयर नहीं करनी होती है और कुछ फ़ोर्ट्स वग़ैरह होती हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, तो वो नहीं करनी होती है और सर सम टाइम शो हो जाती हैं। सर, जैसे कि अभी टीएलपी के वाक़यात हमने देखे थे, तो उसमें देखा था कि ख़ास करके सर पुलिस की जो-जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो काफ़ी हाइलाइट की जाती हैं। जो पहले क्या माजरा होता है, वो नहीं दिखाया जाता, लेकिन जो पुलिस ने अगर बाद में इतनी मार खाने के बाद अगर एक डंडा भी मारा है, तो वो बहुत डोमिनेट करके दिखाया जाता है। तो सर, इस सारी सिचुएशन में जो है, हम मीडिया को किस तरह से गाइड करें, किस तरह से जो है ना करेंगे? थैंक यू सर।
ये आपका एक बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, बड़ा जेन्युइन कंसर्न है। और मीडिया, यस, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे लिए। एक ऐसा जो है वो इसका फैक्ट है कि ना इससे फरार मुमकिन है और ना ही इससे आसानी से डील करना जो है वो कोई कोई आसान काम है या कोई इजी टास्क है। लेकिन दो चीज़ें, एक चीज़ तो आपकी इत्तला के लिए आपको एक अच्छी खबर दूं कि मीडिया के ऊपर हमारा पूरा मॉड्यूल है, 6 मॉड्यूल टोटली मीडिया के बारे में है। उसमें हम कोशिश करेंगे थ्योरेटिकल गुफ्तगू कम करें और मीडिया के बारे में सवाल जवाब और आपके कॉन्सेप्ट्स को, आपके आइडियाज़ को ज़रा ज़्यादा डिस्कस करें। यहाँ मैं ब्रीफली उसका जिक्र कर लेता हूँ, लेकिन ये पॉइंट नोटेड है। और आप जो है हमें इसको ज़रूर भले रिव्यू भी आप रिमाइंड भी करा सकती हैं। और वैसे भी मीडिया के जो मॉड्यूल आएगा 6 मॉड्यूल, तो हमने मीडिया में बात ही इसी मुतालिक करनी है। लेकिन अभी अगर हम मुख्तसरन ये बात करें कि जी ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो मीडिया के साथ फ़िल्टर किस तरह करें, कौन सी इन्फॉर्मेशन मीडिया पे जानी चाहिए, कौन सी नहीं। तो देखिए, मीडिया अब इतना ज़्यादा आज़ाद हो चुका है, मीडिया अब इतना ज़्यादा फ़ास्ट हो चुका है। मैं आपको बताऊँ, ये बात फैक्ट है, बहुत सी चीज़ें हमें अपने इलाके की मीडिया से पता चल रही होती हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, आप भी जानते होंगे और हम भी, कि बाज़ औक़ात मीडिया के लोग इतना जल्दी इन्फॉर्मेशन पास कर रहे होते हैं कि हमारे अपने लोग इतना जल्दी इन्फॉर्मेशन नहीं पास कर रहे होते। और मीडिया के लोग कहीं-कहीं हम क्रॉस चेक कर रहे होते हैं कि यहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन आई, यहाँ से मीडिया की आई, यहाँ से मीडिया की पहले आ गई और हमारी इन्फॉर्मेशन 1 मिनट के बाद पहुँची। बिल्कुल ऐसा हो रहा होता है। ये आपने देखा होगा फील्ड में, जो आप में से फील्ड में रहे हैं, ख़ास तौर पे कराची या बड़े शहरों में जिन्होंने काम किया है, वो ये जानते हैं कि मीडिया बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो गया है। मीडिया को रोकना अब जो है वो नामुमकिन है कि आप किसी चीज़ से उसे इस तरह रोकें कि इसको कवर नहीं करना। उसमें ये कि आपकी जो उनके साथ रेपो होती है, आपकी उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन होती है, एक उसका फ़ायदा होता है। दूसरा, आहिस्ता-आहिस्ता आप जब एक अपनी प्रोफ़ेशनलिज़्म की पहचान बना लेते हैं, तो उस प्रोफ़ेशनलिज़्म की वजह से आपको फ़ायदा होने लगता है और आप उनको कुछ चीज़ों पे आमादा कर लेते हैं। लेकिन जनरली स्पीकिंग देखें, बड़ी वाज़ेह बात है, आज ही मैंने कोई जुमला पढ़ा, मुझे वो जुमला इंग्लिश में जुमला किसी ने एक कमेंट किया था। वो कमेंट कुछ इस तरह का था ग़ालिबन कि पुलिस के अगेंस्ट कुछ भी लिखेंगे तो वो तो बस आसानी से बिकेगा, या कुछ भी दिखाया जाएगा तो वो मीडिया के ऊपर ज़रूर पॉपुलर हो जाएगा। तो ये पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के अगेंस्ट जो है दुनिया भर में बात होती है, क्योंकि आपका जो ताल्लुक है, आपका जो काम है वो लोगों के राइट्स के साथ है। आपका जो काम है वो लोगों के फ्रीडम के साथ है। आप किसी शख्स को, राह चलते शख्स को रोक के ये कह सकते हैं कि आप यहाँ से नहीं जा सकते। आप किसी शख्स को, आज़ाद शख्स को कैद कर सकते हैं। ये वो ह्यूमन राइट्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने, जो मैग्ना कार्टा में, जो दुनिया की हर तहज़ीब, हर डेमोक्रेसी में एस्टेब्लिश्ड हैं। लेकिन पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो इन ह्यूमन राइट्स को एनक्रोच कर सकता है। और किसी डिपार्टमेंट को ये राइट नहीं है, सिर्फ पुलिस को ये राइट है कि एक आदमी को कैद कर सकता है, एक आदमी को एक जगह से मुंतशिर कर सकता है, एक आदमी को एक जगह जाने से रोक सकता है। जब आपका ताल्लुक लोगों के राइट्स के साथ है और फिर आपका ताल्लुक लोगों की ज़िंदगियों के साथ है, तो इसलिए आपका काम ऐसा हसास हो जाता है, इस तरह का काम हो जाता है कि ये एक मुश्किल काम बन जाता है। इसके अंदर फिर आपकी जो लोगों के साथ रेपो है, मीडिया के लोगों के साथ ख़ास तौर पे, वो काम आने लगती है आपको। एक टाइम आता है जब मीडिया के लोग प्रोफ़ेशनलिज़्म के साथ आपसे जब बात कर रहे होते हैं, तो आपको आसानी हो जाती है अपना मकसद उन्हें बताने में। मैं अक्सर ये बात कोट करता हूँ कि कराची पुलिस जो है, उसने मीडिया के साथ पिछले कुछ सालों से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उनको मनवाया है। हमने ये देखा है, हमने ये खुद करके देखा है और हमने प्रैक्टिकली ये करके दिखाया। कराची पुलिस की कमांड ने, अब जिस कमांड का हिस्सा हम भी रहे हैं, हम भी इस वक्त भी हैं, कराची पुलिस में ही हूँ मैं इस वक्त भी। तो हमने ये करके देखा और दिखाया कि मीडिया को कन्विंस करके ऐसे मकाम पर लेकर आए जहाँ वो हमारी बात काफ़ी हद तक मानता है और काफ़ी हद तक शऊरी तौर पर वो हमारे साथ हो जाता है। ये चीज़ प्रोफेशनलिज्म से, ये चीज़ कोऑर्डिनेशन से और ये चीज़ सिंसियर और मुस्तकिल एफर्ट से आती है। बाकी ये चीज़ कैसे हुई और वो कौन-सी बातें थीं जिन पे हम उन्हें मनाने में कामयाब हुए, या जिन पे हम और वो एक पेज पर आए और बहुत सारी चीज़ें बेहतर होने लगीं, ये मैं आपको इंशाल्लाह मीडिया का जब मॉड्यूल आएगा, लास्ट मॉड्यूल, कल या परसों हम उसे कवर करेंगे, तो उसमें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये कि इसमें आसान नहीं है मीडिया को हैंडल करना। आप चाहें कि फ़िल्टर कर दें, अगेंस्ट पुलिस चीज़ ना चले, पुलिस के फ़ेवर में चीज़ चले, ये नहीं होगा। आप ये कह दें कि बराबर चले, जितनी पुलिस के अगेंस्ट चल रही है उतनी फ़ेवर में चले, ये भी नहीं होगा। आपके अगेंस्ट चीज़ हमेशा ज़्यादा चलेगी, बिकॉज़ इट सेल्स। मीडिया पे जो चीज़ सेल करती है, मीडिया जो चीज़ रेटिंग ज़्यादा लेता है, मीडिया उस चीज़ को हमेशा ज़्यादा चलाता है।
अभी आपकी रेपो होती है, आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग होती है, आपकी प्रोफेशनलिज्म होती है, जिसकी वजह से आपका मौक़िफ़, अगर आपको 3 मिनट भी बात करने को मिले, तो आप उन 3 मिनट में इतनी अच्छी बात करें कि 10 मिनट की जो वीडियो आपके खिलाफ चली है, आपकी 2 या 3 मिनट का मौक़िफ़ बहुत मुदल्लिल हो और उसका भरपूर जवाब दे रहा हो। ये प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर होना चाहिए। अगर वो 2 मिनट, 3 मिनट आपने सिर्फ़ उन गुफ्तगू में गुज़ार दिए जिसमें आप सिर्फ़ गिले-शिकवे करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल ठोस बात नहीं कर रहे, या अवॉइड कर रहे हैं मीडिया को, मीडिया इधर से आ रहा है तो मुँह उधर कर लिया, उधर से आ रहा है तो मुँह उधर कर लिया, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। प्रोफेशनली अच्छे मज़बूत स्टांस के साथ और पोलाइट रवैया रखते हुए एक एजुकेटेड और एक सिविलाइज्ड तरीके से उनसे बात करके अगर आप उन्हें कन्वे करेंगे, आपका मौक़िफ़ भी मीडिया चलाएगा। बहरहाल इसमें हम बात करेंगे, इंशाल्लाह मीडिया का मॉड्यूल आएगा, बट इट इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड वैलिड ऑब्जर्वेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको प्लीज़ होल्ड करें, मीडिया वाले मॉड्यूल में इसे ज़रूर रिपीट कीजिएगा। हम चलते हैं आज के मॉड्यूल की तरफ, किस तरीके से टाइम को मैच किया जाता है इम्पोर्टेंट जो इंसिडेंट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट जो ऑपरेशंस होते हैं, इम्पोर्टेंट क्रिटिकल मूवमेंट्स होते हैं, उन पर टाइम को मैच किया जाता है। और टाइम को मैच करने का मतलब यही इसी वजह से होता है कि एक ही टाइम पर जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो स्ट्राइक करें। अगर एक टाइम पर ना करें तो फिर ये हमेशा प्रॉब्लम का बायस बन सकते हैं। और अगर टाइमिंग आगे पीछे हो जाए और एक जगह पर एक वक़्त में काम हो रहा है, दूसरी जगह पर उससे डिले हो जाए या उससे प्रायर हो जाए, उससे अहेड हो जाए, एडवांस हो जाए, तो ये नुकसान का बायस बनता है। तो आज हम बात करेंगे कमांडर्स के लिए फैसला साज़ी का मयार। कमांडर्स के लिए फैसला साज़ी का मयार, यानी बेसिकली आपने क्रिटिकल सिचुएशन में जो डिसीजन मेकिंग करनी है बतौर एक कमांडर, उसके लिए आपको कौन-कौन सी कंसिडरेशंस करनी होगी, किन-किन चीज़ों को, किन-किन फैक्टर्स को आप ऑब्ज़र्व करेंगे अपने डिसीजंस करते हुए, और किस-किस बेसिस पे आप अपने डिसीजंस को तब्दील करेंगे या डिसीजन करने या ना करने का जो आप स्टेप करेंगे, फैसला करेंगे, वो किस बेसिस पर करेंगे। इस बारे में आज हम बात करेंगे। पहला हमारा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बताएँगे जो एक हमारा क्राइसिस सिचुएशन है, उसको हम एक ट्रायड के ज़रिए से बता रहे हैं, एक ट्रायंगल के ज़रिए से बता रहे हैं। नेक्स्ट क्लिक क्लिक के ऊपर हम इस ट्रायंगल के दरमियान में एक क्राइसिस सिचुएशन यानी बहरान दिखाएँगे। इस बहरान का मतलब ये है कि एक बहरानी कैफ़ियत, उसको आग के साथ दिखाया है। ज़ाहिर है एक हीट जनरेट हो जाती है, एक टेम्परेचर जनरेट हो जाता है, एक जो है वो एक सिचुएशन जनरेट हो जाती है, और वो सिचुएशन बड़ी सबको परेशान करने वाली होती है, सबको स्ट्रेस करने वाली सिचुएशन होती है। उसको डील करने के लिए, बहरान को डील करने के लिए 3 हमने जो है वो फैक्टर्स दिखाए। एक सबसे ऊपर कौन है? जाए वक़ुआ का कमांडर, ऑन सीन कमांडर। कमांडर हमेशा वही है जो जाए वक़ुआ पे मौजूद है, कहीं दूर बैठ के कमांड करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरे नंबर पे बहरानी मुज़ाकरातकार यानी हमारा नेगोशिएटर, और तीसरे साइड पे, लेफ्ट साइड पे टैक्टिकल टीम लीडर यानी जो ऑपरेशनल टीम है, स्वाट टीम है, क्यूआरएफ टीम है, कमांडो टीम है, उसका जो लीडर है। और ये तीनों आपस में ट्रायंगल के साथ कनेक्टेड हैं। ट्रायंगल के साथ कनेक्टेड होने का मतलब ये तीनों एक दूसरे से हमा वक्त कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये तीनों एक दूसरे से इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, ये तीनों एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन में काम कर रहे हैं। इनमें कोई एक बॉस और दोनों तीनों उसके मुलाजिम नहीं है, दोनों तीनों उसको डायरेक्टली रिपोर्ट करने वाले नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से भी बराबर कनेक्टेड है। और इस बराबर कनेक्ट होने से फ़ायदा ये होता है कि एक दूसरे के साथ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो तमाम को पास ऑन हो रही होती है और तमाम एक पेज के ऊपर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे हम दिखाएँगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुत्तहिद हिकमत अमली का यहाँ पर इज़हार करना किस तरीके से है। कि अगर आपने वेपन उठाया हुआ है, आपके पीछे बख्तरबंद गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली ये दिखा रहा है कि एक्शन की एक तैयारी नज़र आ रही है। एक्शन की विलिंगनेस नज़र आ रही है, एक्शन की तैयारी नज़र आ रही है। तो मकसद कहने का ये है कि पुलिस फ़ोर्स के जितने भी एलिमेंट्स आस-पास हैं, जितने भी अनासिर हैं, पुलिस की जितनी टीम्स हैं, चाहे वो असॉल्ट टीम है, चाहे वो कॉर्डन टीम है, चाहे वो नेगोशिएशन टीम है, इन तमाम का जो है वो मैसेज एक जैसा होना चाहिए। इन तमाम के अल्फाज और अमल, इन तमाम के एक्शंस और इन तमाम के वर्ड्स, वो बिल्कुल एक मैसेज देना चाहिए, यकसा पैगाम देना चाहिए। फिर उसके बाद मुद्दा अगले का फ़र्द का तासुर अहम है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, अभी रिपीट करते हुए भी मैंने बताई थी कि जो सब्जेक्ट है वो कैसा महसूस कर रहा है, वो हमने देखना है। अगर हम इस अमल से सब्जेक्ट को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, सब्जेक्ट को पहले ही खबरदार कर रहे हैं, सब्जेक्ट को परेशान कर रहे हैं, सब्जेक्ट को अनईज़ी कर रहे हैं, तो उसका नुकसान हमारे होस्टेजेस को भी हो सकता है, हमारे ऑपरेशन पे भी उसका नुकसान पहुँच सकता है। अगर आपने किसी शख्स को सरप्राइज़ के साथ अटैक किया हो, तो आपका अटैक अक्सर कामयाब होता है। लेकिन अगर सरप्राइज़ आप मिस कर जाएँ,
तो फिर आपके रेड, आपका एक्शन अक्सर नाकाम हो जाता है। हैंड रेज किया है सायरा जी। सायरा, अस्सलाम वालेकुम सर। बस। सर आज जो आपने असाइनमेंट दिया था, थोड़ा बहुत मैंने वो नेट पे सर्च किया, तो उसमें जो सियालकोट जेल वाला वक़्वा था, उसमें जी था कि जो ऑपरेशन टीम थी, उन्होंने आंसू गैस पहले उन्होंने यानी कि वो की थी। आंसू गैस का पहले इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो इनके फायरिंग जो मुल्ज़मान थे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में हमें ये जो जजेस का वो जो हुआ था, फायरिंग से उनकी यानी कि डेथ हो गई थी। इस तरह से यानी कि उन्होंने भी यही काम किया। यानी इसमें आप क्वेश्चन क्या करना चाह रही हैं बेसिकली? सर जैसे अभी आप कह रहे हैं ना कि इनकी इनकी एक यकसा वो पैगाम था, इनके एक यकसा इनके वो क्या कहते हैं अभी जो आप कह रहे थे मैसेज एक जैसा कि होना क्या नाम चाहिए, है, एक एक उसको यानी कि सब्जेक्ट को आपने उसको पहले से वो कर दिया, सब्जेक्ट को आपने इसको जैसे दबाव में आ गया, आंसू गैस उन्होंने फेंकी, उनको खौफ आ गया, उन्होंने अपने जी। बचाव के लिए उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी यरगमालियों पर। ये चीज मैं कहना चाह रही थी। गुड, अच्छा पॉइंट है आपका, बिल्कुल। ये देखें ना, यही बात बताने की कोशिश की जा रही है। बड़ा अच्छा, आपने खुद भी वही ऑब्जर्व किया कि आप अगर आंसू गैस की शेलिंग करते हैं या इस किस्म का कोई और काम करते हैं जिससे आप सरप्राइज का एलिमेंट मिस करने के बाद उनको इस पोजीशन में ले आते हैं कि वहाँ पर वो सीधा फायर करते हैं, तो आपके होस्टेजेस को नुकसान हो सकता है। हम बार बार ये बात कर रहे थे कि देखें, नॉन थ्रेटनिंग टोन क्यों यूज़ की जा रही है, तहम्मुल क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, गुफ्तगू क्यों की जा रही है, टाइम क्यों बाय किया जा रहा है। ये सब हमारे यरगमालियों की ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि यरगमालियों की ज़िंदगी को कोई नुकसान ना पहुँचे। अगर हमें यरगमालियों की ज़िंदगी में फ़िक्र ना हो तो हम तो अक्सर और बेशतर ऑपरेशन करने पे को जो है वो प्रेफर करेंगे। हम अक्सर और बेशतर ऑपरेशन करने को प्रेफर करेंगे और शायद उसमें इतना डिले भी नहीं करेंगे। लेकिन जब हमें पता है कि हमारे लोग यरगमाली बने हुए हैं, कुछ मासूम लोग, मासूम शहरी यरगमाली हैं, तो ऐसे में हमें बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन में आप कोई ऐसा कदम उठा लें जो बौखलाहट पे मजबूर कर दे सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट अगर बौखला गया, खौफज़दा हो गया, इरिटेट हो गया, मुश्तइल हो गया, तो उसका नुकसान किसको होगा? उसका नुकसान यरगमालियों की जान को भी हो सकता है और पुलिस की जान को भी हो सकता है और ओवरऑल ऑपरेशन भी नाकाम हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये दोनों चीज़ें बता रहे हैं कि हम आहंगी में मुज़ाकरात और हिकमत अमली का इस्तेमाल, यानी बेसिकली इसका मकसद ये कहने का है, इसमें 2 पिक्चर्स हैं। जो टॉप पे पिक्चर है वो आपको बता रही है सिकंदर वाला वाक़या। सिकंदर वाले वाक़ये के हवाले से वो बता रही है, आपको कह रही है कि जी जो नेगोशिएशंस हैं और टैक्टिक्स हैं उन्हें सिंक्रोनाइज़ेशन के साथ यूज़ करें। यहाँ सिकंदर वाले वाक़ये में अगर आप देखें तो आप महसूस होगा कि जो है पुलिस ऑफिसर डॉक्टर रिजवान साहब जो हैं वो खड़े हुए हैं यहाँ पर, एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद थे उस वक्त ये। तो सर खड़े हुए हैं सिविल कपड़ों में, मुज़ाकरात के लिए बातचीत कर रहे हैं, यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ, सादे कपड़े पहने। जो कल परसों किसी ने मुझसे कहा था, कल भी कोई क्वेश्चन पूछा था कि यूनिफॉर्म में होंगे या सीवीज़ में होंगे, तो प्रेफर्ड ये है कि सीवीज़ में हों मुज़ाकरात करने वाले। वो पुलिस के यूनिफॉर्म का जो एक इम्पैक्ट है, जो एक हेजिटेशन उसके साथ होती है, या जो उसका एक रोब है, उसके बजाय वो एक आम शख्स और एक फ्रेंडली जो है वो शख्सियत के तौर पर जाएँ। वो बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ पीछे आपको फ्रेम के बिल्कुल बीच में जो है एक पुलिस ऑफिसर नज़र आ रहा है जिसके हाथ में वेपन है, जो कमांडो है, अपनी यूनिफॉर्म से नज़र आ रहा है कि वो कमांडो है, हाथ में वेपन है, तैयार है। तो वो बेसिकली ये मैसेज दे रहा है कि एक तरफ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो टेक्टिकल तैयारी है, जो ऑपरेशनल तैयारी है, वो भी मुकम्मल है। ये दोनों चीज़ें सिंक्रोनाइज़ेशन में चल रही हैं। तो ये जब सिंक्रोनाइज़ेशन में होती हैं तो इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो कोशिश आप कर रहे होते हैं उसकी तकमील, उसकी कॉम्प्लीमेंट, उसकी कंप्लीशन भी एक दूसरे को मिलती है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है और मुताल्लिका फ़र्द जो है उसे यकसा इशारा मिल रहा होता है। मुज़ाकरातकारों और एसडब्ल्यूएटी तैनात करेंगे तो बहरानी सूरत-ए-हाल टीम की सालमियत को बरकरार रखना। यानी बेसिकली ये जो नेगोशिएटर्स हैं, इनको और स्वाट टीम को जब आप एक साथ लगाते हैं, तो इससे वो जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, उसकी जो टीम है आपकी, वो बैलेंस आउट हो जाती है। यानी आप यहाँ पर इस तस्वीर को देखें, नीचे तो जो तस्वीर है उसमें तो सिर्फ स्वाट टीम या आपकी जो असॉल्ट टीम है वो नज़र आ रही है, लेकिन ऊपर की तस्वीर जो है वो कितनी जानदार तस्वीर है, वो कितना बड़ा मैसेज भी दे रही है कि एक तरफ हम बातचीत भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमने फोर्स भी रेडी की हुई है। सामने उसको ये मैसेज देना है कि सिर्फ बातचीत ही नहीं है, ज़रूरत पड़ने पे फोर्स यूज़ की जा सकती है। हम थ्रेट नहीं कर रहे। देखें, अभी उसने वेपन सीधा नहीं किया हुआ इसकी तरफ वेपन एम नहीं किया हुआ, लेकिन कमांडो वेपन के साथ मौजूद ज़रूर है, ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो ये हम बता रहे हैं कि तहम्मुल हमारी कमज़ोरी नहीं है, बातचीत हम मजबूरी में नहीं कर रहे, बल्कि बातचीत हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि बातचीत के ज़रिए मसला हल कर लें, अदरवाइज़ हमारे पास फ़ोर्स मौजूद है, हम चाहें तो 2 मिनट में इस एक्शन को यहाँ ख़त्म भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मुतवाज़ी उमूर यानी पैरेलल एप्लीकेशन के हवाले से बात हो रही है। उसमें ये कि एक मुनज़्ज़म शुदा अमल मुज़ाकरात की हिकमत अमलियों की हिमायत करता है। यानी बेसिकली जो पेरीमीटर है उसे कंट्रोल करना चाहिए आपको। जो एक सराउंडिंग्स हैं, उनके अंदर एब्रप्ट मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मैंने कहा था कि जी कॉर्डन कर दें, अगर एक बिल्डिंग है जिसके अंदर ये वाक़या हुआ है या जैसे सड़क के ऊपर ये वाक़या हो रहा था ये सिकंदर वाला, तो अगर इसी सड़क के पीछे वाली सड़क पे ट्रैफ़िक चल रही है, तो जनाब पीछे से गुजरती हुई कोई भी ट्रैफिक किसी वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकती है, कोई रिस्क क्रिएट कर सकती है, तो कॉर्डन कर देना चाहिए, पैरामीटर को कॉर्डन करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए कि इसके अंदर कोई गैर ज़रूरी मूवमेंट्स ना हो या ऐसी मूवमेंट ना हो जो सरप्राइज हो, जो एकदम एक परेशानी क्रिएट कर सकें। फिर हम ये कह सकते हैं कि इफेक्टिव नेगोशिएशंस उसकी वजह से हेल्प मिलती है फैसिलिटेट सक्सेसफुल टेक्निकल इंटरवेंशन, यानी कि आपकी जो नेगोशिएशन है वो अगर जामे हो, मुज़ाकरात अगर जामे हों, हर लिहाज से सही मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, उसमें टेक्निक सही इस्तेमाल की जा रही हैं, उसकी टाइमिंग ठीक है, गुफ्तगू करने का अंदाज़ ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अगर आपने बाद में टेक्निकल इंटरवेंशन करनी है, बाद में आपने फ़ोर्स यूज़ करनी है, उसमें भी हेल्प होती है। अच्छे मुज़ाकरात करेंगे, प्रॉपर मुज़ाकरात करेंगे तो उन मुज़ाकरात से क्या होगा, आप इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर रहे होंगे, इंटेलिजेंस भी हासिल कर रहे होंगे, रेपो भी बिल्ड कर रहे होंगे, टाइम भी गुज़ार रहे होंगे और ये सब चीज़ें जो हैं वो थोड़ी देर बाद अगर आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं, आप एक्शन करने जा रहे हैं, यूज़ ऑफ फ़ोर्स करने जा रहे हैं, उसको भी मदद देगी। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव नेगोशिएशंस जो हैं, वो आपको एक्शन या यूज़ ऑफ फ़ोर्स में भी बाद में मदद देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आएँगे, जिसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये और ये पुलिस ऑफिसर्स के लिए अदरवाइज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर सूरत में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पुलिस ऑफिसर्स के लिए, बल्कि दुनिया में हर प्रोफ़ेशनल के लिए, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स के लिए ज़्यादा और सबसे ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशंस के अंदर इसको बहुत इम्पोर्टेंस हासिल है। सायरा ने मेरा ख़्याल है हैंड रेज़ किया है। सायरा आप कुछ कहना चाहती हैं? बोलिए। सर मुझे ये पूछना था, ये सिकंदर वाले किस वाक़ये में उसके साथ क्या सर एक्टिव स्किल जो एक्टिव लिसनिंग स्किल्स है वो इस्तेमाल नहीं की गई? क्योंकि वो तो एक जज़्बात में कर रहा था, वो तो एक यानी कि क्रिमिनल यानी कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, वो अपनी फैमिली को एक यानी कि एक साइको पेशेंट था, तो उसके साथ क्या एक्टिव स्किल इस्तेमाल नहीं एक्टिव लिसनिंग इस्तेमाल नहीं की गई थी? की गई थी, की जा रही थी बिल्कुल। इतनी सारी देर तक अगर उसे कंटेन किया गया, इतनी सारी देर तक अगर उसने असला इस्तेमाल नहीं किया, उसके हाथ में वेपन था और वो वेपन जो था वो बिल्कुल रेडी टू फायर था, लेकिन कई घंटों तक अगर उसने फायर नहीं किए, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, तो उसकी वजह यही थी कि उसके साथ बातचीत की जा रही थी, उसे एंगेज किया जा रहा था। अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ कुछ और भी होते हैं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम इतना बड़ा ये नेशनल लेवल का बल्कि इंटरनेशनल लेवल की जब न्यूज़ बन जाती है तो इसमें बहुत सारे प्लेयर्स कूद पड़ते हैं। और वो जो प्लेयर्स होते हैं वो मौके के ऊपर मौजूद अफसरों को यूजुअली फैसला नहीं करने दे रहे होते, वो बाहर से उनको फीड कर रहे होते हैं। वो जो मौके के ऊपर मौजूद कमांडर होता है उसके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए आप अगर मौके के ऊपर एसएचओ हैं और मैं अगर या मैं मौके के ऊपर एसएचओ हूँ और मेरे ऊपर मेरे बॉस हैं, तो उनको मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए। मैं मौके पे खड़े होकर उनको ये कहता हूँ कि सर मुझे टाइम दें, आई नो ये सिचुएशन टाइम माँग रही है, जल्दबाज़ी करेंगे तो नुकसान होगा। तो ये बात मेरे कमांडर को समझनी चाहिए, उसे इस बात पे अमल करना चाहिए, उसे मेरी एडवाइस को एक्सेप्ट करना चाहिए बिकॉज़ आई एम द मैन ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे तो मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, ग्राउंड पे सिचुएशन को हैंडल भी मैंने ही करना है, अगर बिगड़ गई तो भी मैंने हैंडल करना है। आप तो ग्राउंड पे नहीं हैं। तो इसलिए जो बाहर बैठे हुए प्लेयर्स होते हैं, उनको ज़रा जो मौके पे मौजूद कमांडर्स होते हैं, उन्हें फ़ॉलो करना चाहिए। यहाँ बहुत सारी इस तरह की कोशिश की गई कि एक्टिव लिसनिंग स्किल्स के ज़रिए उसको वेंट आउट करने का मौका दिया जाए, जज़्बात का इज़हार करने का मौका दिया जाए, उसकी बात सुनी जाए। लेकिन बीच-बीच में ये जो इंटरवेंशंस आती रहती हैं, बीच-बीच में जो इंटरफेरेंस आती रहती हैं, ये भी बाज़ औक़ात सिचुएशन को ख़राब कर देती हैं। और ज़ाहिर है इतनी आइडियल कम कन जो नेगोशिएशंस हैं वो नहीं हो सकी थी यहाँ पर, लेकिन नेगोशिएशंस बहरहाल बहुत ज़्यादा हद तक कामयाब हुई थी। इतने घंटों तक उसे कंटेन किया गया, कोई नुकसान नहीं करने दिया गया। ये भी कंटेनमेंट का एक वो है, पहलू है जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई जानी नुकसान नहीं हो रहा अगर और जज़्बातियत पे अगर कंट्रोल आ रहा है और अगर इस तरह के मस्बत इशारे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है नेगोशिएशन सही सिम्त में जा रही है।
तो ये भी एक पॉजिटिव एलिमेंट होता है। उसके बाद इस स्लाइड पे जो इस वक्त आपके सामने स्लाइड है, ये बता रही है कि सेल्फ कंट्रोल या खुद पर काबू रखना ये क्राइसिस सिचुएशन का सबसे बड़ा की रूल है फॉर एनी पुलिस ऑफिसर, एनी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर। यानी दुनिया में सब चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ जिस पे स्टिल आपका कंट्रोल है वो आपका अपना रवैया, आपके अपने जज्बात, आपके अपनी इमोशंस, आपके अपने बिहेवियर। बाकी तमाम चीज़ें क्राइसिस सिचुएशन में या किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं। ऐसा होता है ना कि बैरूनी अवामिल जो होते हैं वो आपके हाथ में तो नहीं होते, लोग किस तरह बिहेव करेंगे आपके हाथ में नहीं होते। बाज़ औक़ात आपके अंडर कमांड लोग भी ऐसे बिहेव करते हैं जो आप नहीं चाह रहे होते। मौके के ऊपर वो जाके गलती कर जाते हैं, मौके के ऊपर वो जाके ओवर स्टेप कर जाते हैं, मौके के ऊपर वो प्लान से डिविएट कर जाते हैं। तो आपका अंडर कमांड, अवाम, क्रिमिनल, ये तमाम, या मीडिया या कोई भी, वो कैसा बिहेव करेगा शायद उस पे तो आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जिस पे आपका कंट्रोल है और वो आपके अपने जज्बात और अपना रवैया है। सो अपने जज्बात और अपना रवैया, इसको हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। एंड वन एवरी पुलिस ऑफिसर शुड मास्टर दिस स्किल। उसे कोशिश करनी चाहिए कि इस स्किल के ऊपर अबूर हासिल करे। ये एक स्किल है अपने ऊपर कंट्रोल रखना। सेल्फ कंट्रोल जो है वो एक स्किल है, इट इज़ नॉट वेरी ईजी, लेकिन इसके ऊपर बाकायदा मेहनत करके, मशक करके, मुशक्क़त करके इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है और ये बहुत कामयाब कर सकता है आपको। अगर सिचुएशन ऐसी ख़राब है, आपने भी देखा होगा, यानी मैंने भी देखा और आपने भी देखा होगा कि एक ख़राब सिचुएशन में कमांडर्स मुख्तलिफ़ तरह से होते हैं और मुख्तलिफ़ तरह बिहेव कर रहे होते हैं। हमने ऐसे पुलिस ऑफिसर्स भी देखे हैं, सिचुएशन ख़राब होती है तो उनके औसान ख़ता हो जाते हैं, वो चीखने चिल्लाने भी लग जाते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी करने लग जाते हैं, वो हर दूसरे के ऊपर जो है वो बरसने लग जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल से बाहर हो जाती है उनकी अपनी कैफियत भी, और नज़र आ रहा होता है कि दे आर लूजिंग देयर टेम्परामेंट एवरी मिनट, एवरी सेकेंड। पुलिस ऑफिसर्स ही नहीं, बहुत सारी दुनिया में और लोग भी, जब कभी क्राइसिस आता है। लेकिन एट द सेम टाइम आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे, ऐसे कमांडर्स ज़रूर देखे होंगे आपने करियर में। मैंने बहुत कई देखे हैं, बहुत अच्छे ज़बरदस्त लोग, जो कि मुश्किल सिचुएशन के अंदर भी अपना टेम्परामेंट बरकरार रखते हैं। मुश्किल सिचुएशन के अंदर भी जो है वो उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपको नज़र नहीं आ रहा होता, और काफ़ी तनाव या दबाव की कैफियत में भी वो बदतमीज़ी नहीं कर रहे होते, वो अच्छा बिहेव कर रहे होते हैं, वो अपने ऊपर कंट्रोल शो कर रहे होते हैं, अपनी अल्फाज पे, अपने फेस एक्सप्रेशंस पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल शो कर रहे होते हैं। और ये कंट्रोल एवं ही नहीं आ जाता, ये कंट्रोल ऐसे ही नहीं आ जाता। आप कहें जी वो बड़ा गॉड गिफ्टेड आदमी है, उसको तो बड़ा कंट्रोल है अपने पे, तो ऐसे नहीं है कि जी कोई गॉड गिफ्टेड हो गया और उसे कंट्रोल हो गया और हम गिफ्टेड नहीं है, हम ये कंट्रोल नहीं ला सकते। ये तमाम लोग ला सकते हैं, इसमें ज़रा मेहनत करनी होगी, मुशक्क़त करनी होती है, प्रॉपर इसकी लिए अपने आप को ट्रेन करना होता है, प्रॉपर इसके लिए अपने आप को जो है वो एक एक्सरसाइज के ज़रिए और प्रैक्टिस के ज़रिए अपने आप को तैयार करना होता है। ये स्किल है जिसे हासिल करना है, और हम तमाम पुलिस ऑफिसर्स को जिसमें से जो भी हासिल कर ले ये स्किल, उसे ये बहुत फ़ायदा देता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। सो इस पे हम सबको मेहनत करनी चाहिए। आई डोंट क्लेम कि मैं इसमें परफेक्ट हूँ। हम में से कोई भी नेगोशिएशंस में, सेल्फ कंट्रोल में या किसी भी चीज़ में, अगर मैं आपके साथ ये एज़ अ फैसिलिटेटर या एज़ अ ट्रेनर बात कर रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं को परफेक्ट हूँ इस काम में या पुलिसिंग में। हम में से सब लोग हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, लेकिन ये वो एस्पेक्ट है जिसके ऊपर हम सबको मज़ीद से मज़ीद काम करते रहना चाहिए, मेहनत करती रहनी चाहिए। इसमें तहम्मुल या बर्दाश्त कमज़ोरी नहीं है, ये बात दोबारा रिपीट हो रही है। और दूसरा, अमल के लिए मसनूई दबाव। अब ये बात भी है ना कि बाज़ औक़ात ऐसा प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है जो कि आर्टिफ़िशियल प्रेशर है, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो प्रेशर बिला वजह एक्सर्ट किया जा रहा है, असर्ट किया जा रहा है, और वो प्रेशर दिया जा रहा है खामख़ा नीचे वालों को, अपने सबॉर्डिनेट्स को। ऐसा प्रेशर नहीं देना चाहिए। जो प्रेशर के अंदर सिचुएशन में काम होगा, जो चीख चिल्ला के, डाँट डपट करके जो काम होगा, वो उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना आप अपने लोगों को कंफर्टेबल रख के, अपने लोगों को एनकरेज और मोटिवेट करके, अपने लोगों की हौसला अफजाई करके जो आप काम कर सकते हैं, वो उन पे गुस्सा करके, उनको डांट डपट करके आप वो नतीजा हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए अमल के लिए, रेजोल्यूशन के लिए एक आर्टिफिशियल प्रेशर नहीं डालना चाहिए, मसनूई दबाव नहीं डालना चाहिए।
फिर उसके बाद जो आप चाहते हैं उसे हासिल करना भी हासिल करने के मुतरादिफ नहीं है। यानी बाज़ औक़ात होता यह है कि आपने एक गोल अचीव कर लिया है, लेकिन वो गोल अचीव हो गया, लेकिन आगे बहुत कुछ बाकी है। तो वो गोल अचीव होने से फाइनली आपका टास्क अकम्प्लिश नहीं होता, बल्कि अंदाज़ा होता है कि ये गोल अचीव करने के बाद मज़ीद बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आगे बढ़ के लेने हैं, वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। इसलिए सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ताकत का इस्तेमाल हमारा आखिरी अमल होना चाहिए। यानी ये बात तो हम शुरू से कह रहे हैं कि ताकत का इस्तेमाल कोई शजर ममनुआ नहीं है। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ताकत का इस्तेमाल करे वो बहुत ही नालायक है या नाकाम है, या वो जो है ना वो गलत है, वो कानूनन गलत है। पाकिस्तान का कानून दुनिया भर में लॉ इन्फोर्समेंट को अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस, अंडर सर्टन लिमिटेशंस यूज़ ऑफ फोर्स की इजाज़त दी है, दुनिया में भर के कानून ने दी है। लेकिन जाहिर है वो सर्टन कंडीशंस के अंदर दी है, सर्टन पैरामीटर्स और लिमिटेशंस के अंदर दी है, लेकिन उसमें भी सब जगह पर दुनिया भर में प्रेफरेंस इसी चीज़ को है कि पहले बातचीत के ज़रिए मसले को हल किया जाए। फुरकान हमारे लिए क्लिप्स चलाते रहते हैं, इंग्लिश मूवीज़ के भी, और रेलेवेंट क्लिप्स होते हैं। आप में से जो इंग्लिश मूवीज़ देखती हैं ऑफिसर्स, आप में से अगर शौक़ रखती हैं, आपने ज़रूर देखा होगा कि और हमें भी इसीलिए ट्रेनिंग में, हमारी ट्रेनिंग में भी ये वेस्ट से ही आया। पहले हमारी ट्रेनिंग में ये चीज़ें नहीं होती थी एक ज़माने में, लेकिन ये वेस्ट से आई हैं कि पहले एक शख्स को वार्निंग दी जाएगी, कभी भी एकदम फायर नहीं किया जाएगा। पहले वार्निंग दी जाएगी और आवाज़ से, ज़बानी तौर पे वार्निंग दी जाएगी, कॉशन दी जाएगी। अगर फायर करना बहुत ही मजबूरी है तो हवाई फायर किया जाएगा, उसको स्ट्रेट फायर कभी भी नहीं किया जाएगा। ताकत का इस्तेमाल हमेशा आखिरी अमल होना चाहिए, हमेशा लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए। उससे पहले तमाम ऑप्शंस आप अवेल कर चुके हैं कि नहीं, ये देखें, फिर आखिरी ऑप्शन के तौर पे ताकत का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ तशवीशनाक असेसमेंट यानी क्रिटिकल असेसमेंट में ये है कि यरगमाल बनाया शख्स किस वजह से यरगमाल बनाया गया, ये देखना होता है। आया फ़ायदा उठाने के लिए या मुतालबात हासिल करने के लिए, और दूसरा मुतासरा शख्स को किस वजह से मुंतखब किया गया, ये समझना होता है। वो आया कोई फैमिली है, उसके साथ कोई प्रायर रिलेशनशिप है। एक्सप्रेसिव सिचुएशंस में अक्सर ऐसा होता है कि फैमिली में से कोई शख्स है, उसको यरगमाल बना लिया, कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है, उसे यरगमाल बना लिया, और उसको यरगमाल बनाने के बाद या उसे मुतासरा शख्स के तौर पर लेने के बाद उसी के ऊपर अपने गुस्सा और भड़ास निकाली जा रही है। तो ये चीज़ हमने समझनी होती है। एक्सप्रेसिव और इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन के अंदर ये डिफरेंस मौजूद होता है। ये है जारहाना यानी ऑफेंसिव थ्रेट। इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आप फ़ोन पे रहेंगे तो ठीक है, अगर आपने फ़ोन रखने की कोशिश की तो फिर आपको नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। ये प्रोएक्टिव है, यहाँ आपसे कोई तकाजा किया जा रहा है कि आपने ये काम करना है, और अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। सो ऑफेंसिव और डिफेंसिव दो किस्म के थ्रेट्स में फ़र्क ये है कि जो डिफेंसिव थ्रेट है, जो पहली स्लाइड में देखा आपने, उसमें ये था कि अगर आपने कोई अमल किया तो आपके साथ ये नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। जबकि दूसरे में ये कि अगर आपने कोई अमल ना किया, वो आपको खुद अमल करने को कह रहा है कि ये काम आपने करना है, अगर ना किया तो आपको नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे, जिसमें फैसला साजी पर गौर किया जा रहा है। यहाँ पर ये वीडियो बताएगी आपको कि अगर आप काम कोई कर रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं, उस एक्शन को करते हुए आपको बहुत ज़्यादा बारीकी से सिचुएशन का मुशाहिदा करना है, और सिचुएशन का मुशाहिदा करते हुए आपको कोई अमल करते हुए, कोई एक्शन लेते हुए उसको जज करना है, उसको पहले गेज करना है। डिसीजन मेकिंग करते हुए, फैसला करते हुए कंसिडरेशंस होनी चाहिए। यानी अगर आप कोई एक्शन कर रहे हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले कि क्या ये अमल लाजिम है। अगर कोई एक्शन, कोई अमल करने जा रहे हैं तो पहले ये तय करना है कि क्या ये अमल लाजिम है। दूसरे नंबर पे क्या अमल का ख़तरा मौसर है, यानी इससे जो ख़तरा लिया जा रहा है वो क्या इतना ज़्यादा ख़तरा है कि उसकी निस्बत इसका अपना एडवांटेज बहुत ज़्यादा हो। यानी आप कोई काम करने जाते हैं, आप कहते हैं इसमें रिस्क है, लेकिन फिर भी आप वो काम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा होता है, उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, उसमें रिस्क कम होता है। तो जहाँ एडवांटेज ज़्यादा हो, रिस्क कम हो, आप वो काम कर लेते हैं। लेकिन जहाँ रिस्क ज़्यादा हो और एडवांटेज या फ़ायदा कम हो, वहाँ आप वो काम नहीं करते। तो जिसमें रिस्क कम है, फ़ायदा ज़्यादा है, उसे हम कहते हैं उसका रिस्क जो है वो इफ़ेक्टिव है। और जिसका रिस्क ज़्यादा होता है, ख़तरा ज़्यादा होता है, खदशात ज़्यादा होते हैं और फ़ायदा कम होता है या ना होने के बराबर होता है, उसे हम रिस्क इनइफेक्टिव कहते हैं। तो आपको अपने आप से सवाल करना है कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ,
क्या इस अमल का ख़तरा मुअस्सिर है, यानी इसका ख़तरा कम और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, तो फिर मुझे ये काम करना चाहिए। लेकिन अगर इसका फ़ायदा बहुत थोड़ा सा है और ख़तरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मुझे ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर है आप इतना नाज़ुक सिचुएशन से डील कर रहे होते हैं जिसमें लोगों की जान का डायरेक्ट दखल होता है, लोगों की जानों पे डायरेक्ट असर पड़ना होता है, इसलिए आपको उसे बहुत मुहतात तरीके से डील करना चाहिए। फिर आपको टाइमिंग के क्वेश्चंस करने के, हमने ये एक्शन अभी क्यों लिया, क्या सूरत हाल चेंज हुई है जो हम ये एक्शन लेने जा रहे हैं, और क्या इस एक्शन से पहले इससे कम रिस्क वाले, इससे कम ख़तरनाक जितने ऑप्शंस थे, क्या वो हमने सारे अवेल कर लिए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप कोई एक्शन करने जा रहे हैं तो आप ये चेक करें कि इसमें कितना रिस्क है, और फिर आप ये देखें कि इससे कम रिस्क वाले बाकी ऑप्शंस कौन से हैं, क्या मैं वो ऑप्शंस ट्राई कर चुका हूँ। अगर तो मैं वो ऑप्शंस ट्राई कर चुका हूँ तो फिर तो अच्छी बात है, अब मुझे ये ऑप्शन ट्राई कर लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं वो ऑप्शंस अब तक ट्राई नहीं किए तो पहले मुझे वो ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए, वो सूरतें ट्राई करनी चाहिए, फिर मुझे इस तरफ आना चाहिए ताकि कम से कम रिस्क वाला काम मैं करूँ, और अगर उससे ही मेरा मसला हल हो जाता है तो कम से कम रिस्क लेकर मैं अपने मसले को हल करने की कोशिश करूँ। नंबर 2 पॉइंट जो लिखा है कि क्या तयशुदा अमल का ख़तरा मुअस्सर है, तो उसने ये फ़ैसला किया कि इसका ख़तरा मुअस्सर नहीं है, यानी ख़तरा बहुत ज़्यादा है और फ़ायदे के चांसेस बहुत कम हैं। तो यही देखना है हमने, आखिरी मिनट तक हमने ये चीज़ देखनी है एक्शन करने से पहले कि जो एक्शन हम करने जा रहे हैं उसमें जो ख़तरा है आया वो मुअस्सर है, यानी कि ख़तरा कम है और एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, या कहीं के ख़तरा ज़्यादा है और एडवांटेज कम है। तो अगर ख़तरा ज़्यादा है, एडवांटेज कम है, तो हमें वो ख़तरा मोल नहीं लेना चाहिए बल्कि एक्शन करने से गुरेज़ करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आएँगे जिसमें हम बात करते हैं जज़्बातियत की और क़ुव्वत फ़ैसला की। आम सूरत हाल पे ये बिल्कुल पैरेलल दिखाया गया है, यानी दोनों एक लेवल पे हैं। क़ुव्वत फ़ैसला और जज़्बातियत दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे होते हैं। इंसान जज़्बात से खाली नहीं होता। एक बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में, एक आम और बिल्कुल पीसफुल सिचुएशन में भी इंसान के अंदर जज़्बात मौजूद होते हैं। लेकिन वो जज़्बात इतने न्यूट्रल होते हैं कि उस वक़्त उसकी क़ुव्वत फ़ैसला को वो अफ़ेक्ट नहीं कर रहे होते। वो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से कोई फ़ैसला कर सकता है। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक पे आप देखेंगे कि बहरान की कैफ़ियत जब आती है, तो बहरान की कैफ़ियत में होता क्या है कि जो क़ुव्वत फ़ैसला है वो कम होती है, जज़्बातियत बढ़ जाती है। यानी कि जज़्बातियत के बढ़ने से जैसे बहरान आया, उससे फ़र्क क्या पड़ा कि जज़्बातियत बढ़ गई, क़ुव्वत फ़ैसला कम हो गई। और ये वो सिचुएशन होती है, ये वो मूवमेंट होता है जिसके ऊपर हमें बहुत मोहतात होना होता है, क्योंकि बहरान जज़्बातियत को बढ़ाता है और क़ुव्वत फ़ैसला को कम कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड। वक़्त यानी टाइम। बेसिकली अगर कोई घेराव वाली सिचुएशन है, कोई सीज वाली सिचुएशन है, उसके अंदर जो टाइम हमारा सबसे बड़ा असासा होता है, और जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है, क्राइसिस की सिचुएशन को डी-एस्केलेट करना या उस सिचुएशन को मज़ीद बिगड़ने से बचाना या उस सिचुएशन को ख़राब होने से बचाना, उसके लिए आपको टाइम का इस्तेमाल करना होता है। और जैसे-जैसे आप टाइम इस्तेमाल करते हैं तो इज़ाफ़ी काबिलियत, इज़ाफ़ी मालूमात, इज़ाफ़ी इंटेलिजेंस आपके पास आती है। इन चीज़ों से आपको एक्शन करने में मदद मिलती है और आप इन चीज़ों की बिना पर एक बेहतर एक्शन की लेने की पोजीशन में आ जाते हैं। सो टाइम जो है वो आपका एक बहुत बड़ा वेपन है, एक बहुत बड़ा एसेट है, एक बहुत बड़ा असासा है जिसे आपने इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल किया तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग इवेंट्स की, यानी तशवीशनाक फ़ैसला साज़ी के वाक़यात। इसमें सबसे पहला क्या है, वाक़ये का आगाज़। जब स्टार्ट होता है इंसिडेंट का, उस वक़्त बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मोमेंट होता है, क्योंकि उस वक़्त सबसे ज़्यादा इमोशंस होते हैं, उस वक़्त सबसे ज़्यादा अनक्लियर सिचुएशन होती है, कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है, स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होता है। उस वक़्त आपको सही फ़ैसले करने होते हैं, उस वक़्त आपको अपने इमोशंस पे काबू रखना होता है। देखिए, हम पुलिस ऑफ़िसर्स जो हैं, हम लोग इतनी ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन से गुज़रते हैं कि एक आम आदमी जिसके आसाब एक मुश्किल सिचुएशन के अंदर शल हो जाएँगे या उसकी सोचने समझने की सलाहियत काम छोड़ देगी, आम लफ्ज़ में बोले तो हाथ पैर फूल जाएँगे, फ़ैसला नहीं कर पाएगा, कन्फ्यूज़ हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। हम उस सिचुएशन को आम तौर पे बड़ी सुकून से गुज़ार लेते हैं। हम उस सिचुएशन को बड़ी सुकून से गुज़ार लेते हैं क्योंकि हम वैसी बहुत सी सिचुएशन से गुज़र चुके होते हैं। इसी तरीके से क्राइसिस की सिचुएशन में भी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है,
वो बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर वर्किंग की हुई है, आपने ट्रेनिंग की हुई है, आपने अपने आप को उसके लिए तैयार किया हुआ है मेंटली, और आपने उसके लिए अपने आप को, अपनी समझ-बूझ को पहले से रेडी किया हुआ है, थॉट प्रोसेस अपना आपने इस पे गुज़ारा हुआ है, आपने अपने आप को लिस्ट डाउन की है अपनी प्रायोरिटीज़, आपके पास ये सिचुएशन आएगी, तो आपको खुद एहसास होगा कि मुझे क्या-क्या करना है। और उसमें सबसे पहला काम क्या है, जल्द राब्ते का आगाज़ करें। यानी सबसे पहले कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करें, जो अंदर लोग हैं या कमाली हैं, उनसे कॉन्टैक्ट हो सकता है तो उनसे करें, जो सब्जेक्ट है उससे कॉन्टैक्ट हो सकता है तो उससे करें, इर्द-गिर्द मौजूद लोगों से कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करके इन्फॉर्मेशन का तबादला शुरू होगा, मालूमात का, वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। फिर दूसरा, ज़बानी राब्ताकारी का जल्द अज़ जल्द शुरुआत करना, यानी कि जो वर्बल कॉन्टैक्ट है, वर्बल राब्ता है, वर्बल कंटेनमेंट है, वो जितना जल्दी हो सके एट द अर्लीएस्ट एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको करना चाहिए। इसमें क्या होता है, पुरसुकून अंदाज़ मुताल्लिका फ़र्द को सुस्त करता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप अगर खुद जज़्बाती हों, आप अगर खुद बहुत ऊँचा-ऊँचा बोल रहे हैं, आपकी अगर खुद जो आवाज़ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा घन-गरज नज़र आ रही है, आपकी आवाज़ के अंदर ठहराव नहीं है, सुकून नहीं है, तो ये सामने वाले को भी बहुत परेशान कर देता है। अगर आप बिल्कुल सुकून और ठहराव से बात करें, कोई चीख रहा है और आप कह रहे हैं ठीक है, ओके, सही है। आपका ये सुकून, आपका ये आवाज़ का ठहराव, आपका ये डेप्थ, ये उसको ईज़ी करेगी, स्लो डाउन कर देगी। अगर वो ऊँचा बोलता रहे, आप भी ऊँचे बोलते रहें, वो और ऊँचा हो और आप ऊँचे हो, और ऊँचा बोले, आप और ऊँचे बोले, तो ये तो कहीं ख़त्म ही नहीं होगा, ये तो एस्केलेट ही होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसको डी-एस्केलेट करने का तरीका ये है, या उसकी जज़्बातियत को, उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी परेशानी को नीचे लाने का तरीका ये है कि वो चीख रहा भी है, तब भी आपने स्लो, काम तरीके से बात करनी है, तहम्मुल से बात करनी है, उसकी बात सुननी ज़रूर है। इन स्टेप्स के साथ आप उसे चला सकते हैं। फिर उसके बाद इज़ाफ़ी वसाइल की रसाई में मुआविन साबित होता है। ज़ाहिर है, जब आप ये बातचीत कर रहे हैं, एक टाइम गुज़र रहा है, मामले में थोड़ी स्लो आ रही है, सुस्ती आ रही है, स्लोनेस आ रही है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि इज़ाफ़ी वसाइल, जो एडिशनल आपको रिसोर्सेज़ चाहिए, जो कि हर वक़्त मौजूद नहीं होती, वो रिसोर्सेज़ पहुँचनी होती हैं कहीं से, उनमें टाइम लग रहा होता है, वो टाइम आपको मिल जाएगा। फिर स्वाट जो है, जो स्वाट टीम है आपकी, जो असॉल्ट टीम या कमांडो टीम है, उसे भी तो मनसूबाबंदी के लिए तैयारी लगेगी। तो वो जो मनसूबाबंदी की तैयारी में टाइम चाहिए होता है, उसे वो टाइम उसे मिल जाता है और स्वाट टीम एक अच्छी प्लानिंग कर लेती है। और फ़ैसला साज़ी की जो पोज़ीशन है आपकी, या जो क़ुव्वत फ़ैसला साज़ी है, या फ़ैसला साज़ी की जो काबिलियत है, वो बढ़ जाती है आपकी टाइम के साथ, और ये टाइम आपने बातचीत के ज़रिए हासिल करना है। और ये बातचीत जितनी जल्दी स्टार्ट होगी, उतना बेहतर होगा। उस सिचुएशन को अवॉइड करना, उससे दूर हटना, ये नहीं है, बल्कि उस सिचुएशन के ऊपर जाना और उसको एड्रेस करना और उसको एंगेज होके उसको कमांड करना, ये अच्छा है। सिचुएशन को अपने ऊपर हावी होने ना दें, बल्कि पहले ही उस सिचुएशन के ऊपर हावी हो जाएँ। हमारे एक सीनियर थे, वो कहते थे कि इब्तिदाई चंद घंटों में आप क्राइसिस को हैंडल कर लें, तो बहुत आप उसके ऊपर आप उससे प काबू पा सकते हैं। जब इब्तिदाई चंद घंटे आपने मिस कर दिए, सुस्ती की वजह से, किसी और मसरूफ़ियत की वजह से, सही प्रायोरिटीज़ सेट ना करने की वजह से, या मिसकम्युनिकेशन की वजह से, व्हाटएवर, लेकिन इब्तिदाई चंद घंटे ज़ाया हो गए, तो फिर वो क्राइसिस एक दफ़ा उठ जाता है, तो फिर तो उसकी फ्लाइट ऊपर से ऊपर होती चली जाती है, फिर वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नेक्स्ट स्लाइड में इन्हीं क्रिटिकल इवेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। टेलीफ़ोन लाइन्स को अलग कर लें। टेलीफ़ोन पे बात हो रही है तो टेलीफ़ोन लाइन सेपरेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यही टेलीफ़ोन हर काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और मालूम हुआ कि जी वो आपने जब बहुत अहम मैसेज देना था उस वक़्त टेलीफ़ोन लाइन बिज़ी हो गई या टेलीफ़ोन लाइन ख़राब हो गई। इसी तरह बिजली मुनक़ता करने में जल्दी ना करें। बिजली अवेलेबल होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए टेलीफ़ोन होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन है तो उसकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए। जितनी कम्युनिकेशन की सोर्सेज़ हैं, उनको आपने एंश्योर करना है कि नॉन स्टॉप वो चलते रहें। फिर उसके बाद फ़ोन, खाना, मशरूबात और तिब्बी सामान की फ़राहमी, ये बड़ी ज़रूरी है और इससे क्या होता है कि एतमाद और ताल्लुक़ कायम होता है। आप उसे राब्ते के लिए फ़ोन दे देते हैं, खाना-पीने की चीज़ दे देते हैं, कोई मेडिकल इक्विपमेंट उसे या मेडिकल सप्लाइज़ उसे देते हैं, तो उनसे क्या होता है कि आपका ये मैसेज जाता है कि भई हम ठीक है, एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन को तो हम हैंडल कर रहे हैं, हम पुलिस हैं और हमें ज़ाहिर है आपका जो अमल है, वो आपका अमल क्राइम में आता है और हम पुलिस ऑफ़िसर्स हैं, हम क्राइम को रोकने के लिए हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंसानी हमदर्दी जो है वो अपनी जगह मौजूद है।
अगर आपके यहाँ कोई लोग ज़ख्मी हैं तो हम उनको खाना भी पहुँचा सकते हैं, हम उन्हें पानी भी पहुँचा सकते हैं, मेडिकल सप्लाइज़ भी पहुँचा सकते हैं, हम उनकी मदद ज़रूर करेंगे। इससे क्या होता है, एक एतमाद कायम होता है, एतमाद भी कायम होता है, फिर वक़्त भी गुज़रता है। वक़्त गुज़रने के साथ क्या होता है कि इसके दौरान आपको जो इंटेल है, जो हिकमत अमली के लिए जो करीबी हलकों के साथ जो इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, उसका भी मौका मिलता है। और फिर टेक्निकल एसेट्स, आप क्या आजकल के टेक्निकल एसेट्स क्या हैं कि माइक्रोचिप्स, बहुत छोटे-छोटे ट्रांसमिटर्स आ गए हैं, वो किसी भी चीज़ के साथ कन्वे किए जा सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से उनको छोटे-छोटे ट्रांसमिटर्स को, छोटे-छोटे जो आपके गैजेट्स हैं, उनको अगर आप खाने या मेडिकल सप्लाइज़ या दूसरी चीज़ों के साथ अंदर दाखिल कर देते हैं, तो आपको अंदर से कम्युनिकेशन आती रहती है, आवाज़ भी आ जाती है, वीडियोज़ भी आ जाती हैं, बड़ा अच्छी आपकी कम्युनिकेशन, आपकी एक इंटेलिजेंस बिल्ड हो जाती है इसकी वजह से, जो कि बाहर बैठे हुए अदरवाइज़ आप ब्लाइंड हैं, आपको कुछ नहीं पता, तो आपको चीज़ों का पता चलना शुरू हो जाता है और ये आपको बहुत काम आता है। जितना अच्छा वेल इन्फॉर्म्ड पुलिस ऑफिसर होता है, किसी भी सिचुएशन में वो पुलिस ऑफिसर उतना ही स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में होता है, उतना ही बेहतर फैसला कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अच्छा, ये हमने इसी इसी सिचुएशन की एक कंटिन्यूटी है। अभी हमने जो बात की वो ये कि कौन-कौन से ऐसे क्रिटिकल इवेंट्स थे जिनके ऊपर हम समझते हैं कि इन क्रिटिकल इवेंट्स के ऊपर हमें ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। अभी हमने इसकी बात की थी और अब हम इसके बाद बात कर रहे हैं कि ये जो क्रिटिकल इवेंट हैं, इनमें हमने नेक्स्ट जो पॉइंट है, उसमें बता रहे हैं कि तशवीशनाक फ़ैसला साज़ी के वाक़यात में नुकसानात, यानी कि ऐसे पॉइंट्स जिनके ऊपर हमें कोई डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ सकता है, हमें सेटबैक्स का सामना करना पड़ सकता है, हमें जिसकी वजह से कोई नेगेटिव एलिमेंट का सामना करना पड़ सकता है, उसके हवाले से भी हम बात करते हैं, क्योंकि पॉज़िटिव और नेगेटिव इन दोनों को हमने, डिसएडवांटेज को भी हमने देखना है कि किस चीज़ों से हमें डिसएडवांटेज है। इसमें हमें ये है कि अगर आपको टेक्निकल टीम है, उससे प्रैक्टिकली वहाँ मौके की तरफ जाना पड़ता है, तो वो अपने आप को एक्सपोज़ कर देती है। ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे मैंने कहा टेक्निकल गैजेट की बात, अभी जो हमने वीडियो देखी थी, उसके अंदर जब तक टेक्निकल टीम वहाँ चली नहीं गई, जब तक उसे असल सिचुएशन का जो आइडिया था वो नहीं मिल सका। दूर से बैठ के असल सिचुएशन का आइडिया मिलना बहुत मुश्किल काम होता है। ऑन सीन कमांडर भी सीन पे तो मौजूद है, लेकिन वो अंदर तो नहीं है जहाँ वो सिचुएशन चल रही है। लेकिन टेक्निकल टीम को तो वहाँ बुरहानी मुकाम के साथ एंटर होना पड़ेगा, उस मुकाम के साथ कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा, उसको तो क्राइसिस साइट के ऊपर पहुँचना पड़ेगा। तो ये उसके लिए एक डिसएडवांटेज भी होता है, इसके लिए उसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं और इसके लिए एक स्टेप ये भी हो सकता है कि अगर हम नेगोशिएशंस के अंदर टीपीआईज़ यूज़ करें। टीपीआई क्या कहलाती है? थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन क्या होता है? थर्ड पार्टी इंटरवेंशन ये है कि दुनिया में नेगोशिएशंस के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं, नेगोशिएशन एक्सपर्ट्स होते हैं जिनका काम ही क्राइसिस की सिचुएशन में नेगोशिएशंस करना हो। वो कॉर्पोरेट के लिए भी नेगोशिएशन करते हैं, वो प्राइवेट लोगों के लिए भी नेगोशिएशन करते हैं, वो लॉ एनफोर्समेंट के लिए भी नेगोशिएशन करते हैं। और दुनिया भर में बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि लॉ एनफोर्समेंट जो है, उनके अपने पास एक्सपर्ट नेगोशिएटर्स नहीं होते, क्योंकि उनका हर वक्त काम नहीं होता इसका, तो वो उसके लिए एक्सपर्ट्स रखते नहीं, बल्कि जब कभी ऐसी कोई क्राइसिस आए जिसमें उन्हें एक्सपर्ट नेगोशिएटर की हेल्प की ज़रूरत हो या उसकी सर्विसेज की ज़रूरत हो, तो वो उनकी सर्विसेज हायर कर लेते हैं। वो उन्हें उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट उनका उनके साथ होता है, वो बताते हैं कि हमारे पास ये सिचुएशन आ गई, फौरी तौर पे अपनी नेगोशिएशन टीम भेज दें, और वो एक एक्सपर्ट नेगोशिएशन टीम आपको मिल जाती है, जो कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपकी मदद करती है। दैट इज़ कॉल्ड थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। अच्छा, उसके बाद यरगमाली या मुतासिरीन की रिहाई, यानी कि जो रिलीज़ है विक्टिम्स की या होस्टेजेस की, उसके लिए आपके पास पहले एक प्लान होना चाहिए। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये मैं क्यों कह रहा हूँ या ये यहाँ क्यों लिखा है? ये इसलिए है कि जनाब आप उससे कह रहे हैं कि हमारे यरगमालियों को रिहा कर दो। कुछ लोग जो हैं बुज़ुर्ग हैं, कुछ बच्चे हैं, इन्हें रिहा कर दो, देखो ये इंसानी हमदर्दी की बात है। तो आपके कहने से अगर वो राज़ी हो जाता है उनको रिहा करने पे, तो उनके रिलीज़ करने के बाद उन्होंने कहाँ जाना है, उन्होंने किससे बात करनी है, उनकी डीब्रीफिंग कैसे होनी है, उनसे क्या मालूमात हासिल की जानी है, उन्हें फ़ौरी तौर पे तिब्बी इमदाद कहाँ दी जाएगी, उनको किस महफूज़ मकाम पे मुंतकिल किया जाएगा। मीडिया वगैरह आपको पता है, जहाँ कहीं आजकल किसी सिचुएशन से कोई निकलता है तो वो 500 तो मीडिया वाले वहाँ उसके ऊपर आ जाते हैं और कैमरे लेके पहुँच जाते हैं। उन तमाम से उसे किस तरीके से अलग किया जाएगा। इन चीज़ों के लिए आपको पहले से प्लान करना है। अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो वो बाहर निकल के आएँगे और वो किसी रश में खो जाएँगे। और जिस तरह अभी आपने वीडियो देखी थी कि अगर जो अगवाकार हैं वो भी मुग़वियों की तरह ड्रेस अप हुए हुए हैं और तमाम का हुलिया एक है,
तो आप समझेंगे कि मुग़वी बाहर आ रहे हैं और अगवाकार भी उनमें 2-4 निकल के और जनाब रश में मिल जाएँगे, आपको पता भी नहीं चल सकेगा। वो फ़ायदा उठा लेंगे उस सिचुएशन का। आप समझेंगे कि अब अंदर सिर्फ़ अगवाकार रह गए हैं, अब ऑपरेशन करना चाहिए। आप अंदर दाखिल होंगे तो पता चलेगा अंदर तो मुग़वी थे, अगवाकार तो पहले फ़रार हो गए थे, आपको चकमा देके। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मोहतात होना है और रिहाई का मंसूबा पहले बनाना है आपको। उसकी प्लानिंग करनी है, वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। फिर उसके लिए जो है उनसे डीब्रीफिंग करनी है, उनसे मालूमात हासिल करनी, जैसे मैंने कहा ये तमाम। इसी तरह हथियार डालने के हवाले से इसको मैं सजेस्ट करूँगा फुरकान के इसे नेक्स्ट टाइम हम 2 स्लाइड्स में ब्रेक कर लेंगे, ये ज़रा ज़्यादा वर्डेड स्लाइड हो गई है, तो ये समझने में थोड़ी-सी तो हथियार डालना या सरेंडर जो है उसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट टाइम ले जाएँगे। खैर, हथियार डालने के हवाले से अनासिर के दरमियान करीबी राब्ता होना चाहिए, एलिमेंट्स के दरमियान क्लोज़ कोऑर्डिनेशन। मैंने आपसे कहा था कि कोई शख्स हैंड्स अप करके आ रहा है, वेपन हवा में, आप कहते हैं जी ज़मीन पे रख दो वेपन, वो वेपन ज़मीन पे रखने के लिए झुकता है, वेपन ज़मीन पे रखता है, यहाँ वो उससे उठता है और कोई उस पे फायर कर देता है गलती से। उस मोमेंट पे एक फायर होने का मतलब ये है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो जो आपने इतनी प्लानिंग की थी, इतनी कोशिश की, नेगोशिएशंस के ज़रिए उसे सरेंडर करवाया और आप समझ रहे हैं कि नेगोशिएशंस का आज तो कामयाब हो गया। उस वक़्त किसी की गलती जो है, वो आपके लिए डिज़ास्टर बन सकती है, वो आपके लिए टेरिबल मिस्टेक बन सकती है, ब्लंडर बन सकती है। इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। तमाम को क्लियरली पता होना चाहिए कि अगर गोली नहीं चलानी, तो नहीं चलानी और किसके हुक्म से चलानी है, ये सबको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद के फ्लेक्सिबल होना चाहिए लेकिन सेफ्टी का भी ख्याल रखना चाहिए। अब आप किसी को वेपन के साथ बाहर आने को कह रहे हैं और आप उसे कह रहे हैं कि ठीक है तुम वेपन लेकर बाहर आओ और वेपन रख दो नीचे, तो कोई पता नहीं कि वो आपकी बात पे अमल करेगा या वो वेपन को वाक़ई चला भी देगा। तो अगर वो वेपन चला देता है, तो आपको इतना करीब नहीं होना चाहिए या आपकी टीम को ऐसा एक्सपोज़ नहीं होना चाहिए कि फ़ौरी तौर पे उसे नुकसान पहुँचे। उसको भी अपना सेफ साइड रखना चाहिए, उसे भी अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। फिर अगर मुमकिन हो तो मुताल्लिका फ़र्द को चेहरा छुपाने की इजाज़त दें। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लोग क्राइम करते हैं या कोई और गलती कर बैठते हैं तो उसके बाद उनको इस बात का डर होता है कि अब दुनिया के सामने हम एक्सपोज़ हो जाएँगे। तो अगर वो चेहरा छुपाने की परमिशन माँगे कि हमारा चेहरा ना दिखाया जाए किसी को, हम चेहरा छुपाना चाहते हैं, फेस सेविंग करना चाहते हैं, जिसे कि फिगरेटिवली भी कहा जाता है, मुहावरतन भी फेस सेविंग का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। तो अगर वो फेस सेविंग करना चाहते हैं, तो उनको उसकी इजाज़त दी जाए। अगर वो पॉसिबल हो तो उनको ज़रूर ऐसा रास्ता दिया जाए और बावक़ार अंदाज़ में हथियार डालने के लिए कायल करना चाहिए, उसके लिए बातचीत करनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि जी, बिल्कुल बावक़ार अंदाज़ से आप हथियार डाल दें, आपको ज़लील या आपको रुसवा नहीं किया जाएगा, आपके साथ नेगेटिव अब देखें ना एक होती चीज़ जैसे कि हम पुलिस में अक्सर देखते हैं कि जब किसी ने सरेंडर कर दिया, तो मालूम है उसके बाद उसे वहीं मौके पे मार-पीट शुरू कर दी, तशद्दुद शुरू कर दिया। तो ये तो आप बावक़ार तरीका नहीं है, ये तो बहुत गलत तरीका है। जब कोई शख़्स सरेंडर कर देता है, तो जब आप उसे ओवर पावर कर चुके हैं, उसके बाद आपको फ़ोर्स का यूज़ करने की कोई इजाज़त नहीं है। कानून आपको बिल्कुल कोई इजाज़त नहीं देता कि कोई शख़्स जो है, उसने सरेंडर कर दिया है, उसने अपने आप को आपके हवाले कर दिया, फिर भी आप फ़ोर्स का यूज़ कर रहे हैं, फिर भी आप तशद्दुद कर रहे हैं, ये ऑफ़ेंस है, ये क्राइम है और ये लीगली पनिशेबल है। इसलिए इस तरह नहीं करना। उसको बावक़ार अंदाज़ में बिल्कुल जिस तरह आपने हैंडकफ करना है, सामने हथकड़ी लगानी है, पीछे करके हाथ लगानी है, वो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो जाते-जाते हमारे लोग सवाब-ए-दारैन के तौर पे 4-4 हाथ भी मार रहे होते हैं उसे, अवाम भी वैसी है, पुलिस भी वैसी है, सब कहते हैं 2-2 हाथ हम भी लगा दें। ये कल्चर बिल्कुल गलत है और ये कल्चर क्यों है? ये कल्चर हमने पैदा किया हुआ है। अगर पुलिस ये ना करे तो अवाम भी नहीं करेगी। अगर ये भी मैं जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की ना कि हम मीडिया को ये कन्विंस कराने पे कामयाब हो गए हैं कि जी बहुत सारी बातें ऐसी हैं, वो मैं नेक्स्ट मीडिया के मॉड्यूल में बात करूँगा। तो हम उनसे जब ये बात करते हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता वो उसको फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम खुद चीज़ों को ब्रेक कर रहे होते हैं, तो फिर कोई क्यों उनको फ़ॉलो करेगा? अगर हम खुद ह्यूमन राइट्स को ब्रेक कर रहे होंगे, तो दुनिया भी ह्यूमन राइट्स की कदर नहीं करेगी, हमारी अवाम भी नहीं करेगी। जब हम खुद ये करना शुरू करेंगे, हम खुद लीड करेंगे, एग्ज़ाम्पल के ज़रिए रोल मॉडल बनेंगे, तो लोग फ़ॉलो करेंगे और नेचुरली करेंगे। क्योंकि बहरहाल एक बात तय है, पुलिस के अगेंस्ट जितना कुछ कहा जाए हमारे यहाँ दुनिया भर में, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट के ऑफिसर्स हमेशा इन्फ्लुएंस करने के काबिल होते हैं। माशरे में नेगेटिव रवैया भी उनके इन्फ्लुएंस की वजह से अक्सर देखा जाता है और अगर वो पॉजिटिव हो जाएँ तो वो पॉजिटिव रवैये का इन्फ्लुएंस भी दुनिया में नज़र आएगा। अगर हम ये सोच के ये काम करना छोड़ दें कि दुनिया ने कौन-सा बदल जाना है, हमारे कहने से कौन-सा कुछ हो जाएगा, तो ये हमारी गलती है। हम करके देखें, यकीनन इसका इन्फ्लुएंस आएगा और लाज़मी आएगा। मैंने इसको बिल्कुल ऑब्ज़र्व किया है कि जो काम आप कर रहे होते हैं, उसका इन्फ्लुएंस आप देख रहे होते हैं अपने सामने।
ना सिर्फ अपनी टीम में, अपने सबॉर्डिनेट्स में, बल्कि आप जिन लोगों से डील कर रहे हैं उन लोगों में भी, अवाम में भी। नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे काइंडली, जिसमें क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर का एक रोल यहाँ बताने की बात कोशिश की गई है कि ऐसी सिचुएशन में उसका क्या रोल होगा। तो उसको जो ऑन सीन कमांडर है उसके मुशावरत करनी है, मुशीर के तौर पे काम करना है, एडवाइज़र के तौर पे काम करना है, उसे ऑन सीन कमांडर के साथ रहना है। देखिए कमांडर जो है मौके के ऊपर वो बहुत सारी चीज़ें एक वक्त में देख रहा होता है। उसे अच्छे मशवरे देने वालों की ज़रूरत होती है, अच्छे मुशीरों की, अच्छे एडवाइज़र्स की ज़रूरत होती है। तो क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर का काम ये है कि वो उसके कमांडर के एडवाइज़र के तौर पे काम करे, उसे सिचुएशन के बारे में तज्ज़िया दे, उसे मंसूबाबंदी करने के बारे में बताए, क्या प्लानिंग करनी है, क्या स्ट्रेटजी करनी है। और फिर कमांडर को भी इतना मैग्नानिमस होना चाहिए, कमांडर को भी इतना प्रोफेशनल होना चाहिए कि वो किसी की राय सुने भी सही, वो किसी के मशवरे को माने भी सही। वरना ज़ाहिर-सी बात है, आप अपने कमांडर को 2, 4, 6 मशवरे दें और वो किसी मशवरे पे अमल ही ना करे, बल्कि उसे सीरियसली सुने भी नहीं, तो ज़ाहिर है फिर आप उसके बाद मशवरा तो नहीं देंगे, आप कहेंगे अपनी बात ज़ाया हो रही है, क्यों बात ज़ाया करें। इसलिए दोनों तरफ इसमें ये टू वे प्रोसेस है। आपको अगर आप क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर हैं, तो आपको कमांडर को मशवरा भी देना है, और अगर आप कमांडर हैं, तो आपको अपने सीएनसी के मशवरे के ऊपर वो सीरियस लेना है और उस पे अमल करने के बारे में एक सीरियस थॉट ज़रूर देनी है। और फिर ज़बानी और मुज़ाकराती तहरीरी पोज़ीशन भी है कि अगर आपने ज़बानी तौर पे बताना है तो वो भी, और अगर रिटन नोट्स की सूरत में आप ऑन सीन कमांडर को देते हैं कि नेगोशिएशन का पोज़ीशंस का पेपर क्या है, कि क्या नेगोशिएशंस हो रही हैं, किस तरफ बात जा रही है और हम क्या-क्या अभी तक अचीव कर पाए हैं, क्या मज़ीद अचीव करना चाह रहे हैं, इसकी पोज़ीशन को आप पेपर के ऊपर लिख कर देना चाह रहे हैं, तो पेपर पे दें, ज़बानी तौर पे कन्वे करना चाह रहे हैं, ज़बानी करें। लेकिन नेगोशिएशंस की जितनी भी प्रोग्रेस है, उसकी क्या पोजीशन है, वो सीएनसी क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर को वो ज़रूर कन्वे करना चाहिए कमांडर को। और इसके बाद जो टेक्निकल टीम लीडर है और क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर हैं, इनको जो मौके का कमांडर है उसे मुश्तरका ब्रीफिंग्स भी देनी चाहिए। ये दोनों मिलकर बताएं कि नेगोशिएशन किस तरफ जा रही है और ऑपरेशनल टीम की तैयारी कितनी है और किस तरफ है, किस मरहले में है, और अगर ऑपरेशन करना पड़े तो वो किस तरह करेंगे। इनकी एक मुश्तरका ब्रीफिंग्स कमांडर के साथ होनी चाहिए, ताकि वो जो कहते हैं कि तमाम एक पेज के ऊपर आ जाएँ, तमाम एक पेज पे होंगे, तमाम की एक जैसी सिंक्रोनाइज़ेशन होगी माइंडसेट की, तो फिर आप जो एक्शन करेंगे वो भी सिंक्रोनाइज़ेशन में होगा और वो कामयाब होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि नेक्स्ट स्लाइड जो है, उसके अंदर हम ये एक पोजीशन पेश कर रहे हैं कि कम अज़ कम बहरानी मुज़ाकरातकारी टीम जो होती है या नेगोशिएशन टीम है क्राइसिस की सिचुएशन में, कम अज़ कम 3 इसमें नेगोशिएटर्स हैं और एक पुरसुकून और अलग मकाम पर आपको नेगोशिएशन ऑपरेशन सेंटर बनाना चाहिए। यानी नेगोशिएशंस जो हैं ये बड़ा फ़ोकस करने वाला काम है। ये बड़ा तवज्जो तलब काम है। ये बड़ा नाज़ुक काम है। एक-एक लफ्ज़ गलत अदा होने से पूरा मैसेज ख़राब हो सकता है, पूरी सिचुएशन पलट सकती है। एक जुमला गलत अदा होने से आप जीता हुआ गेम हार सकते हैं। इसलिए वहाँ बड़े फ़ोकस की ज़रूरत होती है, बड़ी तवज्जो की ज़रूरत होती है और बड़ी मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो एक तो आपके जो मुज़ाकरातकार हैं वो बड़े मैच्योर प्रोफ़ेशनल लोग होने चाहिए, और दूसरा ये कि उनको एक जगह अलग-थलग पुरसुकून और प्रॉपर एक जगह होनी चाहिए, जहाँ पर आप उनका एनओसी या नेगोशिएशन ऑपरेशन सेंटर कायम करें। एक खामोश, एक पुरसुकून जगह होनी चाहिए, जहाँ शोर-पुकार ना हो, जहाँ डिस्टर्बेंसेस ना हो, जहाँ बार-बार इंटरफेरेंस ना हो रही हो, और वो कमांड पोस्ट के नज़दीक हो, मुत्तसिल हो तो ज़्यादा अच्छा है। और ऑन सीन जो कमांडर है, वो मुज़ाकराती पैमाने का तयन करता है। यानी जो ऑन सीन कमांडर है, वो ये तयन करता है कि नेगोशिएशन किन पैरामीटर्स के अंदर होगी। मुज़ाकरात जो है वो किन दायरे के अंदर होंगे, किन हुदूद के अंदर होंगे, ये तो वो तय करता है। लेकिन क्या मुज़ाकरात किए जाएँगे, क्या गुफ्तगू की जाएगी, क्या बातचीत होगी, किस अंदाज़ से बातचीत होगी, किन अल्फ़ाज़ में बातचीत होगी, ये तय करना जो है वो कमांडर का काम नहीं है, बल्कि ये नेगोशिएशन टीम इंडिपेंडेंटली फैसला करती है कि उसने क्या बात करनी है, उसने कौन से पॉइंट पे स्ट्रेस करना है, किस बात को करके उसने उससे क्या फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करनी है। ये तमाम नेगोशिएशन टीम का डिसीजन होता है, उनकी विल होती है, उसके ऊपर ये डिसाइड किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आएँगे, वो ये है कि आज का तज्ज़िया। आज जो हमने स्लाइड्स शेयर की हैं आपसे, ये मॉड्यूल नंबर 5 के बारे में, कि जो कमांडर है उसकी जो
फैसला साजी है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग है, उसके लिए क्या कंसिडरेशंस हैं, उसमें हमने आज आपसे बात की है। तो इसमें अगर आपने कोई क्वेश्चन, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई कमेंट शेयर करना हो तो अभी हमसे कर सकते हैं, वी हैव सम टाइम, और वरना फिर जो है वो कल के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट लेने से पहले आपसे इसके बारे में जिक्र करेंगे। ओके, सो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम असाइनमेंट की बात करेंगे। और नेक्स्ट असाइनमेंट ये है कि 2003 का सियालकोट जेल ये गमाली बहरान जो है, इसको जहन में लाएं, इसे विजुअलाइज करें, याद करें, और इसमें जारहाना और दिफाई ख़तरात से मुतालिक अहम फ़ैसलों का खाका बनाएं। यानी डिफेंसिव और ऑफेंसिव जो थ्रेड्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, फिर अहम फ़ैसला साजी के खदशात और वाक़यात, फ़ैसला साजी में खदशात क्या होंगे और फैसला साजी के लिए अहम वाक़यात, इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी वो करेंगे। फिर यहाँ क्राइसिस नेगोशिएशन का जो ट्रायड है, क्राइसिस मैनेजमेंट का जो ट्रायड है, उसकी बात करें। कौन से 3 मेजर एलिमेंट्स होंगे जेल के वाक़े के अंदर। आपने सोचना होगा कि ज़ाहिर है उसमें मैं इशारा दे दूँ कि जेल की अथॉरिटीज़ होंगी, पुलिस ऑफिसर्स होंगे, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होंगी, कौन-कौन कहाँ-कहाँ पर लाया करेगा अगर आपने क्राइसिस मैनेजमेंट ट्रायड बनाना है, वो आपने देखना होगा। फिर मुत्तहिद हिकमत अमली और मुतवाज़ी इतलाक़ के बारे में अहम इक़दामात का खाका बनाएँ। हलाकतों के साथ ज़्यादा मस्बत नतीजा, कम से कम हलाकतों के साथ ज़्यादा मस्बत नतीजा हासिल करने के बुनियादी मकसद के साथ वीडियो रिकॉर्ड करें और अपलोड करें। तो ये कम से कम हलाकतों का यहाँ ज़िक्र करना है, थोड़ा इसकी करेक्शन करनी होगी इसमें हमने होगा। तो कम से कम हलाकतों के साथ ज़्यादा मस्बत नतीजा, यानी कि हमने कम से कम कैजुअल्टी या कम से कम ह्यूमन लॉस जो है, उसकी कोशिश करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा मस्बत नतीजा। मस्बत नतीजा क्या है? ज़ाहिर है 3 हमारे गोल्स हैं। पहला ये है कि जो जजेस यरगमाल बना लिए गए हैं, उनकी रिहाई हो जाए पुरअमन तरीके से। दूसरे नंबर पे जो कैदी अंदर यरगमाल हैं, या जो अमन पसंद कैदी हैं, न्यूट्रल जिनको कह सकते हैं, जिनको अनआर्म्ड कैदी कह सकते हैं, उन कैदियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और तीसरे नंबर पे ये जो मुसल्लह कैदी हैं अंदर, जिन्होंने सबको यरगमाल बनाया है, इनको सरेंडर की तरफ लेके आया जाए, ये हथियार डालें या फिर किसी एक्शन के ज़रिए इन पे काबू पाया जाए। ये हमारा तीसरा गोल है। तो ये 3 गोल्स किस तरह अचीव किए जाएंगे, इनके ऊपर आपने बात करनी है। और वीडियो अपलोड करते हैं, ऑडियो अपलोड करते हैं, या इसको आप जो है वो पर्सनली जो है राइटिंग की सूरत में नोट बनाते हैं, और ये आपने बनाना है। और फिर कल हम स्टार्ट करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे अब तक के आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पहले उनको कंसिडर करें, और उसके बाद हम एक ब्रीफ रिव्यू करें, और फिर हम आखिरी मॉड्यूल जो हमारा मॉड्यूल नंबर 6 है उसकी तरफ जाएंगे। और 6 मॉड्यूल मीडिया से मुताल्लिक है। मीडिया के मॉड्यूल में मेरी कोशिश ये होगी कि हम स्लाइड्स के ऊपर जो है वो बेसिक स्लाइड्स के जो कंटेंट है उनको कवर करें, और ज़्यादा गुफ्तगू जो है वो आपसे डिस्कशन की सूरत में की जाए, क्योंकि मीडिया का ऐसा जो एक ऐसा मौजू है जिसपे हम तमाम लोगों के अपने अपने कंसर्न्स होते हैं। पुलिस का और मीडिया का एक, मैं हमेशा कहता हूँ, एक लव एंड हेट रिलेशनशिप है। हमारी उनके साथ दोस्ती भी होती है, लेकिन हमारी उनके साथ एक प्रोफेशनल जो है वो अक्सर एक दूसरे से तनाज़ात भी हो रहे होते हैं, इख्तलाफात भी हो रहे होते हैं, और उनके दरमियान ही हमने काम करना है। ना हम मीडिया से इनकार कर सकते हैं, ना उनसे फ़रार कर सकते हैं, और ना ही हम जो है वो मीडिया की तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। इसके दरमियान हमने एक बैलेंस कायम करना होता है। उस पे इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। तो टिल देन अल्लाह ताला आप सबका हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़ एंड हैव अ गुड नाइट। So this is all for tonight. हम यहाँ पे अपना सेशन रैप करते हैं. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट.